अरे एक लाइन तो लिखना है, ये तो आप सब में लिख रहे हो, सिर्फ यही तो लिखना है, ये हर इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ हम लिख ही रहे हैं और मॉनिटर करना है वैसे कार्डियोवास्कुलर रीनल रेस्पिरेटरी सारे मॉनिटरिंग करना है। द कोच इज फ्लूइड लॉस प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर द आईवी इन्फ्यूजन। इमीडिएटली हम इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देंगे आईवी फ्लूइड्स। आई थिंक लास्ट संडे को आपका मॉडल पेपर नहीं हुआ था, तो इस संडे को जो है आपका मॉडल पेपर प्लांट है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहे। सबको देना है, चाहे वो आज ज्वाइन किया हो, कल किया हो, परसों किया हो, जब भी आए हो, अपना अपना सेल्फ इवैल्यूएशन आपको करना है और प्रॉपर्ली एग्जाम जो है वो देना है। यस और नो? मॉडल पेपर क्या जब होता है तब आप लोगों को पता नहीं सीरियस नहीं रहते हो, बाद में जब यहाँ पे वो सब आते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट को अभी भी लगे उन्हीं के, वो आके बोलते हैं मॉडल पेपर बहुत हेल्पफुल था, टेस्ट बहुत हेल्पफुल था, फिर आप सोचते काश मैं भी देता या देती, तो मैं भी ऐसे ही बोलती। तो इसलिए आपको क्या करना है, कम इसका तो पैसा नहीं लग रहा ना, इसका पैसे लेते हैं क्या? या ट्यूसडे के दिन भी आपको स्लिप काटते 10-10 रुपए सब जमा कराओ, मॉडल पेपर के दिन 20 रुपए, इस दिन 10 रुपए, ऐसा होता है। तो जो फ्री में मिलता है उसको तो क्यों छोड़ना है, वो तो ले लो कम से कम है। या वो भी नहीं चाहिए, फ्री वाला नहीं चाहिए सर, उससे कुछ मिलता है, पैसे रख दो सर, फिर हम आएंगे, पैसे रखवा दें, फोटोकॉपी के पैसे सबसे ले लेंगे है? नहीं तो फिर आया करो, फिर क्यों वेस्ट करवाते हो फोटोकॉपी? हाँ आप तो आते हो, मुझे पता है, क्योंकि मैं ही ट्यूसडे के दिन आता हूँ वापस सेकंड क्लास में, पता है, तो मुझे पता है कौन कौन आता है कौन कौन नहीं आता है। तो इसीलिए वो आपके लिए होता है और आप ही के बेनिफिट के लिए होता है, तो उसको वेस्ट ना करें, पेपर भी वेस्ट होता है बहुत सारा, और इमरजेंसी का 70% सिलेबस भी वेस्ट हो गया जो नहीं आए, क्योंकि मैंने तो कंप्लीट करा दिया ऑलरेडी, 30% ही बचा है, वो कुछ क्लासेस में हो जाएगा, फिर आप बोलोगे सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, वो तो हमने पढ़ा दिया ट्यूसडे ट्यूसडे मिला मिला के है। टोटल 20 क्लास होती है और 20 ट्यूसडे आएंगे तब तक कंप्लीट, फिर अगला पेज आ जाएगा, उसमें वापस स्टार्ट कर देंगे। यस, पढ़ा करो। आगे क्या है, मैनेजमेंट। Causes inadequate renal exertion of sodium, excretion of sodium, fail to administer diuretics that promote sodium loss। कौन सी डायरेटिक देंगे? सो द बेस्ट डायरेटिक इज लूप डायरेटिक्स, जो आपका हाईएस्ट सोडियम को क्या करवाती है, स्प्लिट आउट करवाती है। सो हम यहाँ पे लूप डायरेटिक्स एग्जांपल इज क्रूसेमाइड, और जिसको आप लेसिक्स के नाम से जानते हैं। सो ये डायरेटिक्स जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। रेस्ट्रिक्ट द सोडियम एंड फ्लूइड इनटेक एज प्रिस्क्राइब्ड। अगर बॉडी के अंदर हाइपरवोलेमिया है तो फ्लूइड भी कम करना है, अगर हाइपोवोलेमिया है तो फ्लूइड के साथ सोडियम को रेस्ट्रिक्ट करना है, सोडियम डाइट में आपको कम देना है। सो दिस इज द मैनेजमेंट फॉर हाइपर। क्या कह रहे हैं, छूट गया? हाँ ये मैनेजमेंट किसका है? सो हिंदू एंड एवरीवन जो भी वॉच करे क्लास, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हाइपरनेट्रीमिया। दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। अभी बस इसी अगली स्लाइड पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, पोटेशियम, वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट दैट इज पोटेशियम। देखिए वो करें, मैं 2 दिन में और कोई आए नहीं आज? 2 दिन में कौन आए नहीं मेरी क्लास में? पहली बार कौन बैठ रहा है? एक ही है। हाँ बैठ रहा हूँ। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट सोडियम, समझ गए? आप सोचोगे सर ये बीच में सिम्टम कहाँ से आ गए, किसके आगे पता नहीं। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सोडियम एंड वो टॉपिक अभी एंड होने वाला है, जस्ट कुछ पेंडिंग था उसको कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद अभी नया टॉपिक पोटेशियम हम स्टार्ट करने वाले। लिख लिया? मूव करें। एक फेकनेस और रियलिटी जानते हो, रियलिटी और फेक। लाइक ट्यूसडे पेपर के बारे में मैं बात कर रहा था, तो कल मैं कहीं शादी में गया था मेरिस में, तो वहां पे वो मुझे ऐसा फील, ऐसा देखा मैंने, रियलिटी और फेक में क्या डिफरेंस होता है। सो जो मेरा फ्रेंड था उसको मैंने पूछा सुबह आज ही मॉर्निंग में, जब वो विदाई समारोह होता है जाने वाले यहाँ पे, तो वो विदाई था, तो मैंने बोला सब कुछ हो गया? बोला हाँ फोटो वाला तो सब कुछ हो गया। मैंने फोटो वाला मतलब? बोला विदाई, फोटो की जो विदाई होती है उसके फोटो ले लिए, वीडियो भी ले लिया, सब ले लिया। मैंने रोने का क्या किया? बोला उस टाइम थोड़ा कर दिया तो उसमें वीडियो भी आ गया, फोटो भी आ गया, फिर आप क्या करेंगे? बोला अब रियल वाला रोना आएगा जब हम वापस आएंगे। तो उस टाइम क्या था, वो तो सर वीडियो में चाहिए क्योंकि बाद में कभी देखेंगे ना, तो वो दिखना चाहिए हाँ थोड़ा बहुत रोया भी था मैं, ये तो फिर क्लिक हो गया, इसमें रियलिटी क्या है फिर? सो आजकल रियलिटी कुछ है ही नहीं। लाइक मैं देख रहा था, तो जब शादी होती है, लड़का जब जाता है शादी के लिए हिंदू कल्चर के अंदर, जब हम हमारी बात करते हैं, सो लड़का जब जाता है तो वापस वो घर पे नहीं आता जब तक शादी नहीं हो जाती है। अब जो शादी हो रही है तो रिसोर्ट में हो रही है, ये तो लड़की है, इधर लड़का, एक रूम लड़की का एक लड़के का। सो वो निकले ऐसे बाहर, बाहर निकलने के बाद उसको बोल रहा है पीछे मत देखना। मैं पीछे क्या है? बोला इधर जो है वो विनायक साहब ने किया तो घर है अपना, इधर में ये कहाँ घर अपना, इधर कुछ नहीं है, तो चल वैसे ही हम घर से बाहर आ गए तो फिर सब खत्म है, बाहर कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी होने वाली है सब कुछ, तो चल बस चलता है, हो जाएगी, सब कुछ सही होगा चल। तो ये हो गया आजकल। तो शादी में गए तो वो पंडित जी ने 15 मिनट में शादी कर दी। इतनी फास्ट, आप बहुत फास्ट हो पंडित जी आप तो। बोला आजकल थोड़ा बुकिंग ज्यादा है तो उसकी वजह से थोड़ा तो ये बस आप घूम जाओ हो गया। और वहाँ पे वो 15 मिनट की शादी के लिए वो बेचारे टेंट हाउस वाले 3 दिन से लगे पड़े वो बनाने में। वो पुल जो होता है वहाँ पता नहीं क्या बनाया उन्होंने, पुल के अंदर वाला बनाया था, उसमें वो बेचारे लगे पड़े, इतने 15 मिनट के लिए तूने इनको 3 दिन परेशान कर दिया, क्या मिलेगा तेरे को? इससे अच्छा 2-4 घंटे तो करता फिर यहाँ बैठ के शादी भी बराबर तो होता। सो ये रियलिटी है। रिसेप्शन रखा 1000 आई थिंक 1000 पर्सन का, और रिसेप्शन में 100 लोग हैं वहाँ पे। मैं पूछा उसे कहाँ गए सारे? बोला सब घर चले गए। क्यों? सबकी बस थी आज रात को इसलिए सब चले गए। फिर यहाँ क्यों रखी शादी तूने, जब किसी को यहाँ पे होना ही नहीं है मैरिज में? इतना सब कुछ किया, रहते गुजरात के, शादी राजस्थान में नाथद्वारा जो है वहाँ पे इतना दूर, तो लोग बेचारे आते हो चले वापस, किसी को कोई मतलब नहीं पड़ा। ये क्या है? फेकनेस है। आप सिर्फ फेक पैसों को दिखा रहे हैं, हम पैसे दिखा रहे हैं, पर उससे कुछ नहीं मिलेगा। और वही चीज हम ट्यूसडे के पेपर की भी बात करते हैं आपके लिए, आप लोग फेक दिखाते हो, शर्माते हैं, मेहनत करते हैं, बट आप रियलिटी में नहीं आते हो। ना तो आप आते हो ना आप मेहनत करते हो, क्योंकि ये जो लिस्ट लगाते हैं लिस्ट में ना तो कभी नंबर इंक्रीज होते हैं ना ही कैंडिडेट इंक्रीज होते हैं, उतने के उतने ही है। मैं रोज देखता हूँ एडमिशन हुआ एडमिशन हुआ एडमिशन हुआ, पर नंबर तो बढ़ते ही नहीं है। जो 150 या जो भी नंबर टेस्ट देना आते हैं उतने ही होते हैं। कहाँ जाते हो फिर आप लोग हैं? आप इस फेकनेस वाली दुनिया में रियलिटी दिखाने जाते हो।
है। देखो रिजल्ट जो है वो आपके लिए है और आप ही का रिजल्ट बेस्ट होगा तो आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है। मैं तो मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है और ना कोई इंस्टीट्यूट को बेनिफिट है कि कुछ आप महीने के महीने 10-20 हजार रुपए हमारे डालोगे कि चलो सर ने जॉब लगवाई तो दे देते हैं। लाइक स्टूडेंट है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो जब नॉट सेट फिफ्थ हुआ था, सिक्स में तो आई थिंक पोस्ट नहीं थी, फिफ्थ में होते वहां पे जब सेलेक्ट हुए थे, सो अभी जब मिलते हैं ना, लाइक अभी मैं कुछ दिन पहले हॉस्पिटल जा रहा था, पता नहीं मैं जानता भी नहीं कौन गर्ल्स थी, सो वो ऐसे फोन पे बात कर रही है, मैं बैग लेके जा रहा हूँ मैं अपना, ठीक है, सो वो स्टेयर से नीचे उतर रही, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मॉर्निंग ड्यूटी नाइट में थी आई थिंक, सो वो फोन पे बात कर रही, वो देख रही है सीधे का, फिर मैं ऊपर चला गया, वो नीचे गिरा, सर गुड मॉर्निंग, फिर कि भाई मेरे को बोल रही है इसमें पहले ये कंफर्म करो, तब तक वो नीचे चली गई। सो ये फेकनेस वाली चीज की भी, अच्छा ठीक है आप बात करो कोई नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, गुड मॉर्निंग करो मेरे से भी वहाँ पे। और एक बार वो ऐसे एक स्टूडेंट जो यहीं पे आई थिंक ऑफलाइन की थी हो गई थी, उसको मैं जानता था क्योंकि उसने वेरिफिकेशन से पहले मुझे मैसेज किया था, और मैसेज भी बहुत वो एक सीरियस बेस वाला मैसेज था कि सर मेरी जो शादी है वो सिलेक्शन से पहले हो गई। मैंने कहा, कोई बात नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम है, आप अपने आपको मेरिट दिखा दो, हस्बैंड को भी बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ भी होगा यहाँ पे। बोला वो ठीक है सर, प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम, बोला सर मेरी शादी को हो गए, जो लीगली जो डॉक्यूमेंटेड शादी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड, उसमें 2 साल हो गए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमारा बच्चा 4 साल का है। सो मैं बोला हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल। सो फिर मैंने उसको बोला कि आप एक्सप्लेन करो कैसे, तो उसने बोला कि जो मेरी सच में शादी हुई थी वो 4 साल 5 साल पहले ही हो गई थी, 5 ईयर पहले शादी हो गई, बच्चा भी हो गया, और उस बच्चे का जो बर्थ हुआ हॉस्पिटल में हुआ, इसलिए उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट भी बना दिया वहां से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बनता है, लेकिन मेरी सर्टिफिकेट हमने बनवाया ही नहीं, और जब मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने बाद 2 साल पहले बनवाया, इसलिए अब मेरा मेरे सर्टिफिकेट बोलता है कि मैं 2 साल पहले मैरिड हूँ, लेकिन बच्चा जो है वो 5 साल पहले का है। सो फिर अब इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल में आप कैसे दिखा सकते हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इलीगल चाइल्ड हो गया फिर आपका, तो मेरे से पहले बच्चा। फिर उसको बोला कि आप अभी ये बोलो कि मैं मैरिड हूँ पर बच्चा नहीं है, क्योंकि बच्चा दिखाना अभी पॉसिबल नहीं होगा, इसमें वो पॉसिबिलिटी नहीं है, बाद में जब 1-2 साल हो जाएंगे तब आप इस बच्चे का नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, और फिर उसको वहां जमा कराना, उसकी एज शादी के बाद की रखना, वैसे वो ज्यादा रहेगा एज में, पर आपको एज वहाँ पे कम करनी पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे इतना सारा उससे पूछा, वो सारा हुआ, और वो एक दिन वहाँ पे हॉस्पिटल में जा रही है, मैं तो डेली का मेरा रूटीन सेम, वही बैग लेके अपन तो चल दिए, ना मैं किसी को देख गुड मॉर्निंग ना अपना, तो ठीक है, और उसने मेरे को देखा और उसको समझ में आ गया ये आरसी कुमावती है, और इवन वो गर्ल्स भी कुमाऊत थी जो जिसने ये सब पूछा था। मैंने ठीक है अपन ठीक है भी वो फिक्स करेंगे तो, नहीं तो अपन चल दे, मैं चला गया, वो भी चले गए। फिर नेक्स्ट डे वापस फिर मुलाकात हो गई, पता नहीं या तो बचना चाह रही हुई, पता नहीं वापस मुलाकात हो गई, वो बेचारी कैसे बचे रोज रोज तो वहाँ पे। सो फिर उसने अगले दिन बोला सर गुड मॉर्निंग, हाँ क्या हो गया, कल क्या हो गया था, आज गुड मॉर्निंग, कल तो आप इधर नजर करके चले गए थे, क्या हो गया था, बोला सर नहीं मैं सो ऐसे है, तो हम कोई आपसे सैलरी थोड़ा मांग रहे हैं, हाँ, मैं कोई बोल दूंगा आपकी सैलरी दे दो मुझे, 10,000 रुपए महीने के मेरे अकाउंट में भेजना है, जिसकी जिसकी जॉब लगेगी, कैसा है? अभी तो ऐसा भी है कि आप बोल भी दो सर, यस सर आप जॉब लगवा दो, मैं तो दे दूंगा या दे दूंगी, बहुत ऐसे भी होते हैं, लेकिन हम नहीं मांग रहे भाई, किसी से नहीं मांगेंगे, आपको जॉब लगेगी, आपकी लाइफ सिक्योर होगी, आपको सब कुछ मिलेगा, बेनिफिट सब आपके होंगे, बस हमारा तो एक ही मोटिव है, आप आए हो यहाँ से तो फिर क्या होना चाहिए, सेलेक्ट होके ही जाना है, और उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी क्या करो, मैं जस्ट ड्राइव करके मैं उदयपुर से सीधा यही आया हूँ, इसलिए तो 3 बजे रखा, क्योंकि मैंने पहुंच नहीं पाया 2:30 बजे, तो मैंने चेंज करा कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, और ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास क्योंकि कोई टीचर ही नहीं है, मुझे ही पढ़ाना है, दोनों क्लास में ही पढ़ाऊंगा आज, क्योंकि कोई टीचर नहीं है, तो फिर मजबूरी में मुझे 3 से रखना पड़ा टाइम, और सीधा आपके पास यही आया हूँ, लैपटॉप में गाड़ी में रखा हुआ था, वही बैठ के पढ़ रहा था आपके लिए, शादी में भी पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि कल मुझे जाके क्लास में सबने हाथ खड़े कर दिया रात को कि हम तो नहीं है, हमारी ड्यूटी नहीं है, छुट्टी नहीं, जो भी है तो हम कर सकते हैं, फिर आप क्यों नहीं कर सकते हैं ना। तो अभी जब मॉडल पेपर होगा तो सबको आना है, नंबर कितने भी आए इंपॉर्टेंट नहीं रखते, वो मायने नहीं रखते कि आपके कितने नंबर आते हैं, मैं अपना एग्जांपल हमेशा आपको देता रहता हूँ, और अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर आप सब कर सकते हैं। मेरा तो सबसे जो अच्छा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा, कि मैं बचपन से जो था वो थोड़ा अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था घर में, स्कूल में भी, और जब छोटा था तब वो फर्स्ट रैंक आती थी ना, ऐसे आती रहती थी, वो लाने का एक ही पर्पस था कि 26 जनवरी 15 अगस्त को एक मिलता था ऐसे कि पहली रैंक आई, उसको बच्चे को ऐसे वो शील्ड देते थे, वो लाना मेरा मेन मोटो था उस टाइम, इसलिए रैंक आती थी फर्स्ट या फिर सेकंड, ये दोनों ही आती थी जब तक मैं 8th क्लास में था मेरे गांव में। फिर मैं गांव से बाहर गया, जब आप बाहर निकलते हो तो फिर आपके पास 2 रास्ते होते हैं, एक अच्छा वाला एक बुरा वाला, पता नहीं मेरा तो बीच में था, ना अच्छा था ना बुरा था, सो रैंक फर्स्ट आना बंद हो गई, परसेंटेज भी डाउन हो गए। फिर मैं 10th क्लास पास करने के बाद थोड़ा और दूर गया था, ये तो मेरा गांव था, ये मेरी ग्राम पंचायत थी, इस बार मैं मेरे तहसील में गया, हेडक्वार्टर तहसील में गया, वहाँ थोड़ा सिटी में गया उधर, तो वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, सो 11th क्लास में मैडम ने बोला अगले साल पास होना मुश्किल हो जाएगा, फेल हो जाओगे, नंबर बहुत कम आए आपके, फिजिक्स एंड बायोलॉजी पता नहीं किसमें आए, ठीक है। फिर मैं गया 12th में, फिर 12th में फिक्स 60% आए, मेरे थोड़ा कम आते तो मेरे 1-2 घंटे हो जाते लाइफ में पहली बार, ये भी हो गया। फिर मैं बीएससी करने गया, नॉर्मल बीएससी जो अपने साइंस में होती है, बीएससी वो करने वहाँ गया, तो मैडम ने बोला ये बना के लाओ, इसे फाइल बना के लाओ, ये लो ना, मैं कहा मैडम इतना मेरे से होता तो मैं बीएससी क्यों करता, जो डॉक्टर बनता वो करता, यहाँ पे बीएससी नहीं होता मैडम, तो छोड़ दो, मैंने छोड़ दी। मैंने बोला इसके आगे लगा दो नर्सिंग, सो मैं 6 महीने बाद नर्सिंग करने चला गया, जनवरी में नर्सिंग में एडमिशन ले लिया। फिर वहां जाने के बाद पता चला ये तो इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसमें तो और ज्यादा बनाने पड़ेंगे, बट प्रॉब्लम ये थी कि पैसे जो है वो पापा ने पता नहीं कहाँ से लेके आए, उधार लेके आए थे, 60,000 रुपए फीस भरी थी मेरे सामने, तो मैं कहा अब यहाँ से छोड़ के गया तो मेरा सीधा क्या हो जाएगा, और उस चक्कर में वहां बैठा मैं पूरा 18 महीने तक फर्स्ट ईयर पढ़ा, क्योंकि एग्जाम ही नहीं हुए, 18 मंथ तक पढ़ा, फिर एग्जाम हुए, और एग्जाम ऐसे हुए कि 3 सब्जेक्ट में फेल कर दिया, लाइफ में पहली बार। फेल क्या होता है उसका मजा आया, कि फेल भी कुछ होता है, और वो भी फेल किया, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। सो मैं कहा ये तो ठीक है, 3 सब्जेक्ट में फेल होना, पहले अब तो रूल चेंज हो गया, अगर आप पहले 3 में फेल होते तो आपकी ईयर ब्रेक हो जाती थी। सो मेरे को बोला कि आप 18 महीने वापस पीछे चलेंगे, तो आपके 2 महीने उनके साथ बैठो, नहीं हमारी दुकान है हम तो वहाँ बैठेंगे, यहाँ क्यों बैठा, मैं फिर छोड़ दी, फिर छोड़ के चला गया मैं, 2 महीने तक दुकान पे इलेक्ट्रीशियन बन गया मैं। बाद में वो एक रीवॉल्यूशन का वो भरा हुआ था, वो होता है, तो जो माइक्रोबायोलॉजी था उसमें 48 नंबर आए थे, तो उन्होंने पता नहीं 3 नंबर और दे दिया और इसको 51 कर दिया, तो एक सब्जेक्ट हट गया, तो पीछे बचे दो बच्चे, तो हम हो गए
आगे वापस जंप सेकंड ईयर में आ गए, मैंने कहा अब वापस चलो कॉलेज, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाद में ये भी ध्यान वो भी ध्यान, फोर्थ ईयर पहुंचा, सबसे बड़ी टेंशन थी फोर्थ ईयर की, यहाँ तक था, उसके बाद रूल हट गया कि अब ब्रेक नहीं लगेगी, ये ब्रेक नहीं होगा, आप चाहे 4 में फेल हो जाओ तो उसी साथ साथ में दे सकते हो, अभी भी यही रूल है। मैंने कहा ये तो ठीक, सेकंड ईयर में लग जाए कोई बात नहीं, थर्ड में लगे कोई बात, फिर अगर लग गई फोर्थ ईयर में तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो पीछे वालों को साथ ही देना पड़ेगा, उसमें नहीं लगनी चाहिए कुछ भी कुछ है। सो फोर्थ ईयर गया और उसके बाद जो सीईटी सब्जेक्ट होता है, कम्युनिकेशन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये ऐसा कुछ था, इसमें मेरा लग गया ग्रेस जी। तो एक मार्कशीट में एफ है, एक मार्कशीट में सब डी लगा हुआ है, एक मार्कशीट में जी लगा हुआ है, ये सब एबीसीडी अल्फाबेट सब बड़े बड़े मार्कशीट में, और मार्कशीट भी 5-5 है, सबके पास 4 होती है, मेरे पास 5 है, प्राउडली। लेकिन यहाँ तक रुका नहीं, मैं गया दिल्ली, और दिल्ली गया बिना रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं, ऐसे जैसे एग्जाम दिया मैं पहुंच गया दिल्ली। वहां जाने के बाद जॉब करना स्टार्ट कर दिया। जॉब के पैसे मैंने बताया आपको पहले 9,997 रुपए आते थे मेरी सैलरी, 9,997 मिलती थी उस टाइम, क्योंकि हम ट्रेनिंग की पोस्ट पे थे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं है। 3-4 महीने अटेंड रहे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गया तो उन्होंने हमारी सैलरी कर दी 17,000। मैं तो ये 17 को सितर समझता था, क्योंकि 70 और 17 है कि हम तो 70 बोलते थे, सितर लगेंगे, तो ये इतना सितर लगते थे, और इससे हमारा गुजारा हो जाता था, क्योंकि हम 6 लोग थे और 6 इंटू 17 1 लाख रुपए आते थे। 1 लाख रुपए में तो हम पूरा दिल्ली वो कर लेते थे 1 महीने में पूरा। लेकिन जब मैं पहली बार एग्जाम देने गया, पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जाम हुआ, इतना खतरनाक एग्जाम था, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था, पेपर तो पता नहीं इजी था होगा, पर मुझे नहीं आता था। लाइफ में पहला पेपर दिया और उसमें नंबर आए 19 नंबर, और ये नंबर तो मेरा पीछा छोड़ा ही नहीं कभी इन्होंने। 19 नंबर आए 100 में से। फिर मैंने कहा अपना कुछ नहीं हो सकता है, जॉब को छोड़ दो, क्योंकि अब कुछ हो नहीं सकता है, सो जॉब छोड़ दी। फिर साथ वालों ने बोला पैसे कहाँ से लाएंगे, जॉब छोड़ दी तो हमारा घर में चलेगा भाई, तू जॉब नहीं छोड़, मैं छोड़ दिया, जॉब का देखेगा। हम 3 ने जॉब छोड़ दी, 3 जॉब करा, बोले तुम 3 कमाओ, हम खाएंगे, बाकी बाद में देखेंगे। तो उन्होंने जॉब किया 6 महीने तक, हमने 6 महीने तक पढ़ाई करी, और फिर उसके बाद हम तीनों में से 2 हम जो है यहाँ पे वो सेलेक्ट हो गए। फिर उन तीनों को एक बच गया था, उसको तीनों सबको लाया यहाँ पे, बोला तुम पढ़ो हम कमाएंगे, और तुम स्कूल लगो हमारी वजह से। फिर उनको सबको जो हम 6 आज 6% सारे लड़के किसी ना किसी एम्स में या कहीं पे हैं, और सबने सपोर्ट किया तो उसकी वजह से पॉसिबल हो पाया। और ये 19 नंबर जो मैं बोल रहा था, 19 जो है यहाँ से यहाँ पे पहुंचना, वो भी इसी वजह से हुआ। शादी भी 19 को ही हुई, पहली बार मुलाकात भी 19 को ही हुई, और अभी घर का इनोग्रेशन भी 19 को ही हुआ, पता नहीं आगे का। तो ईटीटी दे रखी है, जो यूएससी के अंदर अल्ट्रासाउंड के अंदर जो ईटीटी दे रखी है उसमें भी 19 ही लिखा हुआ है, पता नहीं उन्होंने क्यों 19 लिखा है। सो ये 19 यहाँ से पीछा पकड़ा है और कब से चला ही आ रहा है, तो पता नहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसीलिए अगर इतना फेलियर होने के बाद भी अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ आज, तो मुझे यही लगता है कि मैं आज एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर दूं तो शायद मेरे सबसे ज्यादा नंबर आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतने फोटो तो मैं बना सकता हूँ। आप लोग भी कर सकते हो ये चीज, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, कि हम तो बहुत कुछ मान कुछ नहीं, हम भी आपके जैसे ही थे, वैसे ही पढ़ के प्राइवेट कॉलेज, आप जानते हो हम कभी कॉलेज जाते नहीं थे, हॉस्पिटल एक दिन गए नहीं, एक दिन हॉस्पिटल नहीं गया। लेकिन अभी हॉस्पिटल में एक भी पर्सन ऐसा नहीं जो हम ना कर सके, कोई भी ऐसा काम नहीं जो नहीं कर सकते, क्योंकि सीख लिया सब कुछ, वहाँ पे लर्न कर लिया हम अपने हिसाब से। आप चाहोगे तो सब कुछ हो जाएगा, आप सोचते हो हॉस्पिटल में जाएंगे फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपको नहीं आएगा तो भी पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं आपको काम नहीं आता पैसे नहीं देंगे, क्यों? हाँ बस थोड़े जो सीनियर होंगे वो बोलेंगे जरूर क्या किया पता नहीं, ये वो सुन लो, कुछ नहीं किया, वो बोले क्या किया, कुछ नहीं किया, कैसे सेलेक्ट हुए, पढ़ के हो गए, अब क्या करना है सीख लेंगे, जब आएगा तब करेंगे, तुमने कौन सा पैदा होते ही सीख लिया था। सो वही होता है। हाँ हमारे साथ हमें ऐसे ही बोलते हैं, वो जो अभी नए नए आए ना, एक तो गर्ल्स आती है सारी, मैक्सिमम गर्ल्स होती है, और फिर वो आने के बाद उनको बोलते हैं हो जाओ, तो सर मुझे तो आता ही नहीं है, कोई नहीं मैं बता दूंगा आपको, वो तो सही नहीं सर डर लगता है, उस डर के चक्कर में उसकर होते नहीं है, और फिर पीछे तो कोई बात नहीं, आपको डरना नहीं है, कुछ नहीं, सब सीख जाओगे। बस अभी जो 2-4 महीने हैं, 6 महीने हैं, अभी हमारा एग्जाम 12 अप्रैल को है, तो उससे पहले जो कर सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ दो, 6 महीने बहुत होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। जो मैंने अभी बताया, मैंने एक जॉब छोड़ी थी 27 ऑफ सितंबर को 2017 में, और 2007 नहीं 16 सॉरी 2016 के अंदर, और जो मेरा एग्जाम था पहला एग्जाम वो था 21 ऑफ जनवरी को, जो मैंने एग्जाम दिया था, जो दिल्ली गवर्नमेंट के 4 हॉस्पिटल आरएमएल सफदरजंग कलावती और एक और कुछ था पता नहीं, उनका एग्जाम था, और यही हमारा एग्जाम था कि हमें इसी में ही सेलेक्ट होना है, क्योंकि हमें वही रहना था, दिल्ली में रहना था और कहीं नहीं जाना है। तो ये एग्जाम दिया, पहला एग्जाम मैंने, और इसके अंदर ड्यूरेशन जो था अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, 4 महीने थे, और हमने सबने वही तीनों ने कोशिश किया, लेकिन उसका तो नियम दोनों का ही हुआ था, दोनों हो गए सेलेक्ट आरएमएल में, राम मनोहर लोहिया में। इस एग्जाम के बाद मैं घर गया, फिर घर आने के बाद नोटिफिकेशन आया कि 25 ऑफ मार्च को जोधपुर एम्स का एग्जाम है विद ऋषिकेश एम्स, दोनों का साथ में है। और आई थिंक ये जो एग्जाम था मेरी लाइफ का तो ठीक है, पर बहुत सारों की लाइफ का ऐसा एग्जाम था, सबसे टफ एग्जाम था, क्योंकि राजस्थान में सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्स जोधपुर में पहला एग्जाम था, ये फर्स्ट एग्जाम हो रहा था, और जितने भी कैंडिडेट्स थे वो सारे यहाँ पे आने के लिए एग्जाम दिया, सबने दिया, हर एक पर्सन ने यहाँ पे एग्जाम दिया, जो हमारे साथ जितने भी यहाँ पे हैं सबने दिया, चाहे वो सुभाष सर हैं, रवि शर्मा सर हैं, अली सर हैं, श्री सर हैं, और मैं तो हूँ यहाँ पे, और भी जो भी होंगे सबने एग्जाम दिया, और सीटें थी कितनी 550 550 सीटें, और जो फॉर्म आए थे उस टाइम 1,30,000 फॉर्म थे इसमें। सो बहुत टफ था, और पता नहीं हमें भी लगता था कि हम रहे नहीं रहे कहीं इसके पीछे। तो 2 एग्जाम थे, एक था एक ही एग्जाम था, पर 2 एम्स थे, एक ऋषिकेश एम्स था और एक जोधपुर एम्स था, कंबाइंड एग्जाम था। तो ये हमारा तो इसमें हो गया, तो हम तो हमें तो कोई टेंशन नहीं, हमने बोला ऐसे दे देते हैं इसको भी, फॉर्म भरा हुआ था 2 साल पहले, आ गया एडमिट कार्ड दे दिया। एडमिट कार्ड देने के बाद जब मैं बाहर आया तो वही क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट मेरे मोबाइल के व्हाट्सएप में पड़े, किसी ने पता नहीं चुरा लिया और डाल दिया, तो हमने कहा ये तो हो गया, पेपर खत्म, आउट हो जाएगा। पर उन्होंने आउट नहीं बोला, बोले तो फोटो बाद में आए हैं, और जो भी है ऐसे जो भी उनका एम्स वालों ने किया, आउट नहीं किया। दोनों का जो रिजल्ट था, इसका रिजल्ट पहले आ गया था, इसका बाद में इसमें भी सिलेक्शन हो गया, दोनों एम्स में, ऋषिकेश भी हो गया, जोधपुर भी हो गया। सो हमने प्लान किया अगर यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तो हम ऋषिकेश चले जाएंगे, क्योंकि वो दिल्ली के पास में है। घर इधर जोधपुर नहीं आना है, जोधपुर पता नहीं क्या क्या रहेगा आगे। ज्वाइनिंग आ गई दोनों एम्स की, ऋषिकेश एम्स और जोधपुर एम्स की। घर वालों को बोला, तो उन्होंने बोला इधर तो हम बाद में जाएंगे, हरिद्वार जो होता है वो हमारा खत्म होने के बाद जाना होता है। सो इधर जाके अभी क्या करेगा, तो वहाँ तो हम बाद में जाएंगे, तो पास में क्या है जोधपुर। सो मैंने कहा मुझे तो यहाँ जाना है दिल्ली, तो यहाँ तो थोड़ी दिन जोधपुर में, जब तक इसकी ज्वाइनिंग नहीं आएगी तब तक। बोला कोई एक बात तो कर तू, तो फिर इस तरह से मैंने जोधपुर ज्वाइन कर लिया, और जब एक बार ज्वाइन कर लिया तो फिर वो मुकर जाते हैं घर वाले भी, बोलते हैं ना अब
ज्वाइन कर ही लिया तो अब क्या हुआ, जब मैंने ज्वाइन किया उसके 1 महीने बाद आरएमएल का लेटर आया कि अब आप ज्वाइन करो। अब तो आपने बहुत लेट कर दिया, क्योंकि फिर मैं आपके साथ इधर भी ज्वाइन हो गया था और फिर करियर यहाँ स्टार्ट हो गया। और जो शादी की हम बात करते वो भी उसी दिन स्टार्ट हो गई, पहले दिन से, जिस दिन मैं जोधपुर आया तब से शादी स्टार्ट। सो ये तो था मेरा अपना एक्सपीरियंस, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है तो पर्सनल, और इसमें कोई फेकनेस नहीं है, यही रियलिटी है। जब मैं 2019-20 के अंदर जब यहाँ बेस लगा थे, तब एक बार मैंने ऐसे बताया, तो एक स्टूडेंट जो थी, एक गर्ल्स थी, वो मेरे पीछे पीछे नीचे आ गई। उसने आके बोला सर, मैंने हाँ, आई कांट बिलीव ऑन यू, क्या हुआ? ये हो ही नहीं सकता कि आप फेल हो गए, आप तो हमें वैसे मोटिवेट करने में झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के, बोले आपकी मार्कशीट दिखाओ मेरे को। वो मेरे पीछे पड़ गई मार्कशीट देखने के लिए। मैंने उसको फिर मैंने मोबाइल में पीडीएफ दिखाया, मैंने ये देखो, ये 5 मार्क्स पीडीएफ दिखाया उसको, तब जाके उसको बिलीव हुआ, ये सर सच है। सो फेक नहीं है, रियलिटी है। बट मैं ये इसका मोटो एक ही है, वो क्या है कि हम कर सकते हैं, फेल हो गए तो आप तो पास हो गए तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं, दो बात नहीं है, बिल्कुल 100% सब कर सकते हैं। अभी तो कंपटीशन आपके लिए थोड़ा कम हो गया है, ऑब्वियसली पहले से कम है। पहले जो कंपटीशन था और अभी जो कंपटीशन है उसमें बहुत डिफरेंसेस हो गए, फर्क हो गया, बहुत कम हो गया, लेवल ऑफ एजुकेशन बहुत ऊपर हो गया है। लाइक मैं तो ये वेंटिलेटर मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, यहाँ आने के बाद ही पढ़े सब। अभी नहीं पढ़ा, एलए में क्या होता है मुझे पता नहीं था उस टाइम, एलए में भी होता है कुछ, क्या हमें क्या मतलब एलए में से नहीं आता था उस टाइम, एग्जाम वाला पूछता भी नहीं था। लेकिन जब यहाँ आए और आप देखो आप सब परफेक्ट हो। लाइक वो एक बार वो क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट ने, सर ये कैसा डिब्बा था, ये लोग था। सो ओटी में जो काम करता है उसको पता है कि वो जो ड्रग्स होती है ना, ड्रग, उसका फोटो छाप के एग्जाम में दे दिया दिल्ली एम्स ने। अब आप लोग अगर उसको देखा ही नहीं, मशीन नहीं दे, हम क्यों देखेंगे एनेस्थीसिया मशीन? लेकिन उसका पिक्चर वहां आ रहा है, तो फिर आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगली बार पता नहीं वो और क्या पूछेंगे। तो इसीलिए अब आप अपग्रेड यहाँ तक हो गए आप लोग। एक एमबीबीएस होता है उससे तो बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं हम लोग, उनको तो पता नहीं है कि नहीं। आई थिंक राजस्थान गवर्नमेंट का कल लेटर पढ़ रहा था मैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने किसी में से। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि नर्सिंग स्टाफ को, नर्सिंग ऑफिसर्स को मेडिसिन लिखने का राइट जो है वो मिलना दिया जाता है, जैसा लिखा था। और उसमें नीचे लिखा था उनको कौन सी बंगाली डॉक्टर क्या लिखा था पता नहीं, ऐसा नहीं समझा जाए, पता नहीं क्या लिखा, नीम हकीम बाबा नहीं समझाए उसमें। तो अब तो आपको राइट्स भी मिलेंगे बहुत जल्दी और अच्छा होगा हमारा प्रोफेशन। तो आप बस थोड़ी सी मेहनत करो। और कहाँ पहुंच जाना है? एम्स पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं, 1 किलोमीटर भी नहीं यहाँ से, तो वहां जाना, दूर नहीं जाना है, और पता नहीं कहाँ जाओगे गाँव में। चले आगे करें, वो करें। तो आप बस रात और दिन एक ही करना है, उड़ना है आसमान में बादलों की तरह, उड़ना है आसमान में बादलों की तरह। तो फिर मेहनत करने लग जाओ पागलों की तरह, तभी मिलेगी आपको आपकी मंजिल। नेक्स्ट वी हैव द वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज पोटेशियम, के प्लस और पोटेशियम। सो पोटेशियम की बात करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जहां पे मोस्ट एबिडेंट केटाइन। एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें तो आंसर होगा सोडियम, एंड अगर हम इंट्रासेलुलर की बात करें तो पोटेशियम। सीरम पोटेशियम लेवल की बात करें, इट इज वेरी लो इन सीरम, सीरम पोटेशियम इट इज नियर बाय 3.5 to 5.1 MEQ पर लीटर। दिस इज द सीरम पोटेशियम लेवल। यानी ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल, सेल के अंदर तो बहुत ज्यादा होता है, नियर बाय 140 to 150 के समथिंग होता है MEQ, बट हम बात किसकी कर रहे हैं? ब्लड की। सो ब्लड के अंदर आपका लेवल कितना है? सीरम पोटेशियम लेवल इज 3.5 to 5.1 MEQ पर लीटर। दो कंडीशन में डिस्कस करेंगे, डिक्रीज लेवल इज हाइपोकैलेमिया एंड इंक्रीज लेवल इज हाइपरकैलेमिया। इट इज आल्सो मेंटेन बाय सेम एल्डोस्टेरोन हार्मोन। इसका जो बॉडी के अंदर लेवल है, इसको मेंटेन कौन करता है? आंसर होगा एल्डोस्टेरोन, जो अपना हार्मोन था, जो आपका एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, वो आपका यहाँ पे सोडियम के साथ साथ पोटेशियम को भी मेंटेन करेगा। सो नॉर्मल लेवल इज, दिस इज द वैल्यू जो आपके एनक्लेक्स में लिखा हुआ है, बट जो हम इंडियन जो हमारी वैल्यूज हम मानते हो कितना रखते हैं? 5.1। एनक्लेक्स बुक के अंदर 3.5 to 5.5 लिखा है, हमारे लिए याद रखना है 5.1 MEQ। The potassium is the most abundant cation in intracellular fluid. It is approximately 98% पोटेशियम का होता है सेल के अंदर, और only 2% जो है वो कहाँ पे होता है? आपके सीरम के अंदर। रेगुलेटेड बाय यस, हाँ 5.1 राइट आंसर। अगर एग्जाम में आएगा तो 5.1 ही आएगा, 3.5 to 5.1। कुछ वैल्यूज होती है जो एनक्लेक्स बुक में इंटरनेशनल वैल्यूज है, और इंटरनेशनल जो है वो जो पर्सन वाइज भी डिफरेंसेस होते हैं। लाइक हम इंडियंस की बात करें तो जैसे हमारा बेबी होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी हम बात करते हैं, उसमें हमारा बेबी का जो वेट हम कंसीडर करते हैं वो इंडियन में डिफरेंट होता है, एंड आउट ऑफ इंडिया हम बात करें तो अलग अलग कंट्रीज में अलग कंसीडर होता है। सेम पोटेशियम की बात करें तो ये इंटरनेशनली एनक्लेक्स बुक के अकॉर्डिंग 3.5 to 5.5 कंसीडर करते हैं, क्योंकि वहां उनकी बॉडीज में ज्यादा होता है थोड़ा सा, लेकिन हमारे इंडियंस के अंदर थोड़ा कम है। इज लाइक दिस वन मोर थिंग, बाइकार्बोनेट। अगर आप एनक्लेक्स बुक प्रेफर करेंगे तो बाइकार्बोनेट के अंदर जो नॉर्मल वैल्यू है वो है इट्स 28, जो हम बात है 27, हम जो कंसीडर करते हैं 22 to 27, बट एनक्लेक्स जो है वहां पे 22 to 28 कंसीडर करते हैं। सो वो उसके लिए हमारा अगर क्वेश्चन आता है तो हमें 27 ही मानना है, हमारे लिए 27 इज राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है, देखिए नेक्स्ट। अरे नेक्स्ट, पोटेशियम की बात करें यहाँ पे, फंक्शंस ऑफ पोटेशियम। सो मेन फंक्शंस अगर हम बात करें तो ये भी आपका जो कंडक्शन सिस्टम है उसमें हेल्प करके न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। और दो कंडीशन हम पढ़ेंगे, हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैलेमिया। सो दीस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज हाइपोकैलेमिया। बॉडी के अंदर सीरम में पोटेशियम का लेवल बहुत कम है, 3.5 to 5.1 है, और अगर इसके लेवल में और जो लेवल डाउन होता है, डिक्रीज होता है, तो उससे एब्नॉर्मलिटी जो है आपको ज्यादा सीवियर देखने को मिलेगी कंपेयर टू सोडियम। सोडियम का लेवल ऑलरेडी सीरम में क्या बहुत ज्यादा है, 135 to 145, और उसमें अगर थोड़ा कम भी हो गया तो ज्यादा इश्यूज नहीं आएंगे, कॉम्प्लिकेशंस, ज्यादा सीरियस सिम्टम्स नहीं आते। बट जब हम पोटेशियम पढ़ेंगे या हम कैल्शियम पढ़ेंगे तो इनका लेवल सीरम में क्या बहुत ही कम है, और अगर उनका लेवल और डाउन होता है या इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से चेंजेस आपको बहुत सीवियर देखने को मिलेंगे। तो इसमें इसकी एब्नॉर्मलिटीज हम बात करेंगे और वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगी यहाँ पे। फर्स्ट इज हाइपोकैलेमिया, लिख लिया। जैसे जैसे बॉडी के अंदर सीरम वैल्यू डाउन होती जाती है, वैसे वैसे टॉक्सिसिटी या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। लाइक आपने लिथियम पढ़ा होगा, लिथियम इज हाईली टॉक्सिक ड्रग। लिथियम का जो लेवल है वो 1.2 हाईएस्ट है बॉडी में। आपने फेनेटोइन पढ़ा होगा,
मेलेटोनिन एप्टोनिन, इट इज आल्सो हाईली टॉक्सिक। तो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो आप देखते हैं बॉडी के अंदर उनका टॉक्सिसिटी ज्यादा होता है, क्योंकि इनका जो लेवल है लिथियम इज ओनली 0.6 टू 1.2, इतना सा लेवल है। अगर थोड़ा सा भी बढ़ गया 1.5 पहुंच गया तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी। और अगर किसी का लेवल जैसे सोडियम 135 टू 145 है, इतना ज्यादा है। अब इसमें अगर ये 132 भी हो गया या 130 भी हो गया तो इतने सीरियस सिम्टम नहीं आएंगे जितने सीरियस सिम्टम आपको आएंगे पोटेशियम का लेवल डाउन होने से। क्लियर? नेक्स्ट, फर्स्ट इज हाइपोकैलेमिया, दैट इज डिक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम लेस देन 3.5 लेस देन 3.5 MEQ पर लीटर, दैट इज कंसीडर्ड एज हाइपोकैलेमिया। कोज के अंदर पहला कोज बॉडी के अंदर आप इनटेक कम कर रहे हैं, खा कम रहे हैं, तो पहला रीजन ये हो सकता है। दूसरा बॉडी से लॉस ज्यादा हो रहा है, वो हो सकता है। एक तीसरा कोज हो सकता है, इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग बिटवीन कंपार्टमेंट्स। एक्स्ट्रा सेलुलर जो कंपार्टमेंट है वहां से इंट्रा सेलुलर में शिफ्ट हो जाना, उससे भी ब्लड में पोटेशियम का लेवल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये तीन मेन रीजन यहाँ पे हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज एक्यूट सॉरी एक्चुअल टोटल बॉडी पोटेशियम लॉस। अब लॉस होने के बहुत सारे रीजन है, लाइक वोमिटिंग कर रहा है तो वहां पे पोटेशियम लॉस होगा, डायरिया हो रहा है पोटेशियम लॉस, वुंड ड्रेनेज हो रहा है पोटेशियम लॉस, एक्सेसिव यूज ऑफ डायरेटिक्स और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। जब हम डायरेटिक्स की बात करते हैं, लाइक लूप डायरेटिक्स आप दे रहे हैं, तो ये लूप डायरेटिक्स के साथ सोडियम और पोटेशियम दोनों को एब्जॉर्ब नहीं होने देगी और बहुत सारा क्या होगा, पोटेशियम लॉस हो जाएगा। कुशिंग सिंड्रोम, कोर्टिकोस्टेरॉइड एंड कुशिंग सिंड्रोम, जहां पे हम एल्डोस्टेरोन की बात कर रहे हैं, एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, इट एब्सॉर्ब द सोडियम एंड एक्सक्रीट आउट द पोटेशियम, और जब पोटेशियम बॉडी से आउट होगा देन उस कंडीशन में बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया। सो कोर्टिकोस्टेरॉइड में एल्डोस्टेरोन एंड कुशिंग सिंड्रोम में कोर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज और डिक्रीज। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज ज्यादा, और एक कुशिंग और एक डिजीज इसके साथ होती है एडिशन। सो एडिशन में तो ऐड करना है, ए डबल डी यानी ऐड करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसमें क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए ऐड कर दो। इसमें कट करना है जो क्योंकि ज्यादा हो गया, CUT कट, और इसमें ए डबल डी ऐड। समझ गए? चलो बाकी सब पढ़ाएंगे डिटेल में इन एंडोक्राइन सिस्टम। वोमिटिंग एंड डायरिया, सो GIT से हाईएस्ट इलेक्ट्रोलाइट लॉस आपको देखने को मिलता है व्हेन पर्सन इज हैविंग डायरिया और वोमिटिंग और एनी टाइप ऑफ GI वुंड ड्रेनेज, जो आपका एनजी ट्यूब से या किसी भी ट्यूब से आ रहा है तो उससे बहुत सारा पोटेशियम एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा। वुंड ड्रेनेज पार्टिकुलरली GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जो आपका वुंड है वहां से जो लॉस होता है, बहुत सारा पोटेशियम बॉडी से आउट हो जाएगा। प्रोलॉन्ग्ड एनजी सक्शनिंग, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब से आप सक्शन करोगे तो सारा पोटेशियम बॉडी से आउट और उसी वजह से बॉडी में हाइपोकैलेमिया। पोटेशियम की बात करें अगर हम पीएच के साथ में, पोटेशियम इज आल्सो ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। पढ़ा था पीएच, तो पढ़ा था ना। सो पोटेशियम इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। यहां पे पोटेशियम डिक्रीज होगा तो पीएच क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज, एंड इंक्रीज पीएच इज एन एल्कलोसिस और एसिडोसिस, एल्कलोसिस, एंड इट इज रिलेटेड टू पोटेशियम, सो इट इज मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी, मेटाबॉलिक। सो इन केस ऑफ हाइपोकैलेमिया पर्सन विल अंडरगो मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू द डिक्रीज पोटेशियम लीड टू इंक्रीज पीएच, एंड उससे क्या हो जाएगा, क्यों होगा मैं भी पढ़ाऊंगा आपको इसके अंदर। H+ आयन की शिफ्टिंग की वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। एल्कलोसिस में H+ आयन जो है ब्लड में वो ज्यादा होगा या कम होगा, नंबर ऑफ H+ आयन विल इंक्रीज और डिक्रीज इन एल्कलोसिस। लाइक बॉडी में हम बोल रहे हैं एसिड ज्यादा हो गया तो आपका एसिड, एसिड का मतलब हम पढ़ते हैं H+, एसिड मींस H+। और जब हम बेस की बात करते हैं, एल्कलाइन की बात करते हैं, तो यहाँ हम बात करते हैं SCO3, यही है बेस मेन तो H+, और यहाँ पे हम H2CO3 दो रखते हैं, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। सो एसिड यानी अगर बॉडी में एसिडोसिस है, इसका लेवल बढ़ रहा है तो H+ आयन का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा। पीएच क्या होती है एसिड में, डिक्रीज और इंक्रीज। pH is less than 7.35, that is known as acid। अब pH कम हुआ है, एसिड बन गया, लेकिन हम बात करें बाइकार्बोनेट सॉरी H+ आयन की, हाइड्रोजन आयन की, उसका लेवल इंक्रीज होगा डिक्रीज आगे। फर्स्ट एसिड के यहाँ पे क्या लगाऊं, नीचे या ऊपर, ऊपर, ये लगा दिया ऊपर, नीचे लगाएं, चलो ये नीचे वालों के लिए नीचे भी लगा देते हैं, ये लो। फिर इधर बेस में यहाँ पे H+ की हम बात कर रहे हैं कि H+ आयन में क्या आएगा इम्पैक्ट, बेस एल्कलोसिस, H+ आयन क्या होगा, कम होगा, तो कम तो यहाँ भी लगा रखा है, फिर इंक्रीज भी लगा दें। So whenever person is having acidosis, the H+ ion will always increase। मैं बोल रहा हूँ एसिड, H+ is the acid, एसिड बॉडी में बढ़ेगा तो भी H+ बढ़ेगा, तभी तो एसिड बढ़ेगा। इट इज नॉट रिलेटेड टू पीएच वैल्यू कि 7.35 से कम हो रहा है तो H+ आयन कम होना चाहिए। जब हम पीएच पढ़ते हैं तो सीधा लिखा होता है पीएच इज अ नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन, नेगेटिव लॉग यानी मैंने निकाल के भी दिखाया था, याद हो तो। सो उल्टा है, जो वैल्यू आती है उसका उल्टा है, हम जो वैल्यू जैसे कम होगी वैसे वैसे H+ आयन बढ़ेगा। इन केस ऑफ एसिडोसिस द H+ आयन इज वेरी हाई, इन केस ऑफ एल्कलोसिस द H+ आयन इज वेरी लो। सो यहाँ पे एल्कलोसिस क्यों होगा, क्योंकि H+ आयन जो है वो ब्लड से सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में पोटेशियम की डेफिशिएंसी और पोटेशियम को इंक्रीज करने के लिए वो अंदर जाएगा और अंदर से किसको बाहर भेजेगा, पोटेशियम को सेल के अंदर से बाहर शिफ्ट करेगा। जब ये एल्कलोसिस हाइपोकैलेमिया होगा, दिस इज द वेसल एंड दिस इज द सेल, इसमें हाईएस्ट अमाउंट में क्या है, पोटेशियम है, और यहाँ पे आपके पास H+ आयन है। सो दिस H+ आयन विल गो इनसाइड द सेल, जब ये एक H+ आयन अंदर जाएगा तो इसके बदले में एक पोटेशियम क्या होगा, बाहर आएगा। सो हाइपोकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए हमें इस पोटेशियम को इंक्रीज करना है, उसमें आपकी H+ आयन हेल्प कर रहा है, ये अंदर जा रहा है, वो किसको बाहर भेज रहा है, पोटेशियम को, और इसकी वजह से आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट, एक्सेसिव डाइकोलिसिस, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी तो उसमें भी आपका इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होगा, सोडियम एंड पोटेशियम, और उससे भी क्या हो सकता है, हाइपोकैलेमिया। हमारी बॉडी के अंदर पीएच से रिलेशनशिप जब आप पढ़ते हो तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जिसको आपको याद रखना है, वो है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट पीएच के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है, बाकी अदर कोई भी कंपोनेंट हो, CO2, पोटेशियम, इंसुलिन या वो कुछ भी है, सबका क्या होता है, इनडायरेक्टली या फिर हम बोल सकते हैं इनवर्स जो आपका प्रोपोर्शनल है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं एक्सेप्ट बाइकार्बोनेट, बाकी सारे उल्टे होते हैं रिलेशनशिप में पीएच के साथ। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज इनएडिक्वेट पोटेशियम इनटेक, आपकी जो डाइट है उसमें पोटेशियम बहुत कम ले रहे हैं आप, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है। एंड द नेक्स्ट वन इज हाइपर इंसुलिनिज्म। तो यहाँ से एमसीक्यू भी आपसे पूछा जाता है, आपने पढ़ा भी होगा बोर्ड पहले भी,
बॉडी के अंदर जब इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होता है, इंसुलिन इंसुलिन क्या करता है बॉडी में, दैट इज सेकंड प्राइमरी, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंसुलिन, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज को क्या करता है, मेटाबोलाइज करके बॉडी में यूज करवाता है, सो ब्लड के अंदर उसका लेवल मेंटेन रहे, ये तो इसका प्राइमरी फंक्शन है। उसके साथ साथ में ये सेकेंडरी क्या करता है, H प्लस आयन के साथ में जो एक्सचेंज वाला हम बात कर रहे हैं वो रोल प्ले करता है। कैसे, देखिए ये आपका सेल है और ये आपका ब्लड है, यहाँ पे आपने पेशेंट को क्या लगा दिया, इंसुलिन, इंसुलिन लगाया, आईवी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया जो भी लगाना है, और इधर क्या प्रेजेंट है, हाई अमाउंट में पोटेशियम। सो इन केस ऑफ हाइपोकैलेमिया हम पेशेंट को एज ए ट्रीटमेंट, सॉरी हाइपरकैलेमिया, जब हाइपरकैलेमिया होगा तो वहां हम बात कर रहे हैं। सो ये इंसुलिन क्या करता है, इसकी हम बात कर रहे हैं। इंसुलिन आपके पोटेशियम को कहां से कहां शिफ्ट करवा सकता है, फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट टू इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। सो यहाँ पे जो पोटेशियम है वो कहां जाएगा, सेल के अंदर। अगर पेशेंट की बॉडी में ऑलरेडी लो अमाउंट ऑफ पोटेशियम है, लाइक अगर 3.5 टू 5.1 के बीच में ही है, ज्यादा नहीं, एक्सेस नहीं, लाइक जस्ट 3.5 ही है पोटेशियम बॉडी में, और आपने इस पेशेंट को क्या लगा दिया, इंसुलिन, तो ये इंसुलिन ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म करेगा, साथ साथ में क्या करेगा, इस पोटेशियम को कहां शिफ्ट कराएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, और उसकी वजह से बॉडी में ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा, रिड्यूस, कम हो जाएगा, और उसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, हाइपोकैलेमिया। सो दिस इज अनदर पॉइंट जो आप याद रखेंगे, और इसको हम यूज करते हैं एज अ मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। जब आप आगे हम पढ़ेंगे हाइपरकैलेमिया, सो हम क्या करेंगे, ग्लूकोज के साथ में इंसुलिन मिला के पेशेंट को इंफ्यूज कर देंगे, जीआई ड्रिप जिसको हम बोलते हैं, वो इंसुलिन क्या करेगा, पोटेशियम को कहां शिफ्ट करेगा, सेल के अंदर, और ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम, तो आपका जो हाइपरकैलेमिया है वो ट्रीट हो जाएगा। बट इन केस ऑफ लो लेवल ऑफ पोटेशियम, ये बॉडी में क्या करवा सकता है, पेशेंट के अंदर हाइपोकैलेमिया कॉज कर सकता है। सो एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम दैट लीड टू हाइपोकैलेमिया। पोटेशियम जो ड्रग होती है, इसको सॉरी पोटेशियम के साथ साथ इंसुलिन जो है, इंसुलिन को हम पढ़ते हैं हाई रिस्क ड्रग के अंदर, जानते हो आप ये, ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं, एक होता है हाई रिस्क ड्रग, एक होता है लासा ड्रग, लासा सुना है, और ये जो होते हैं, यहाँ आप जब गवर्नमेंट सेटअप में जाते हैं तो वहां तो ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे आपको, वहां कोई इतने ज्यादा प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं होते, कोई नहीं देखता है, लेकिन जब आप किसी प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने कभी काम किया या एनएबीएच या जेसी हॉस्पिटल में आप गए तो वहां देखेंगे, वहां पे पूरा प्रॉपर होता है, लाइक हाई रिस्क ड्रग जो हम बात करें, जैसे केसीएल हो गया, कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया, इंसुलिन हो गया, ये सारे हाई रिस्क ड्रग होती है, एंड इनको आपको सेपरेटली रखना होता है अलग से, क्योंकि इनमें कॉम्प्लिकेशंस आने के ज्यादा चांसेस है। जब इनको इंफ्यूज करेंगे तो पेशेंट का ऑब्जर्वेशन असेसमेंट आपको करते रहना होता है। लासा है इज लुक अलाइक साउंड अलाइक, लासा दो टाइप की ड्रग होती है, लुक अलाइक, लुक अलाइक का मतलब जो सेम टू सेम दिखती है, एक ही जैसे दिखती है, एक ही जैसे मतलब जिनके वाइल एम्पल जाते हैं वो सेम सेम आते हैं, लेकिन अंदर जो कंटेंट है वो अलग अलग है, लाइक एट्रोपिन 1 ml का एट्रोपिन आता है, और अगर हम वैसे ही अगर कुछ ड्रग्स देखें, एडीआर का एम्पल, एट्रोपिन का एडीआर, बहुत सेम सिमिलर आते हैं। ऐसे और भी बहुत सारी ड्रग्स होती है, जैसे लेसिक्स जो आप देखते हैं और ऑन्डिन जो आप देखते हैं, लगभग दोनों का एम्पल सेम आता है, और उसको आप देखें, मतलब मैं नाम ले रहा हूं ब्रांड, लेफ्लुसिमाइड एंड ऑन्डेंसेट्रॉन, सो वर्क दोनों का अलग अलग है। अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, डॉक्टर ने ऑन्डेंसेट्रॉन बोला और आपने लेसिक्स लगा दिया, पर्सन विल हैविंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिनेशन एंड उससे बॉडी में हाइपोवोलेमिया हो जाएगा। सो इसको हम बोलते हैं लुक अलाइक। एंड साउंड अलाइक कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम सेम रहता है, जिसके ब्रांड नेम की वजह से या केमिकल नेम ऐसा होता है कि डॉक्टर ने क्या बोला और आपने क्या लगा दिया, होता है सब बहुत सारे ड्रग्स, लाइक कोल्ड्रोन, एमिड्रोन जो आपकी कार्डियक ड्रग्स आती है। ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ जब मैं एचडीयू में था यहाँ पे, और एम्स में, और यहाँ पे मुझे एक कार्डियक पेशेंट था, तो उसको कुछ कोल्ड्रोन कुछ उसने बोला, और मैं कुछ एनेस्थेटिक ड्रग आती है इसी नेम से लगभग, तो वो लेके आया। सो उसने बोला ये नहीं चाहिए भाई, ये वाली चाहिए, तो उसमें आप कंफ्यूज इजीली हो जाते हैं कि ये है या वो है, क्या बोल रही है पता नहीं, क्या लगाना है इसको पता नहीं चल रहा मुझे तो। सो ये चीजें ध्यान रखना है, इनको हम बोलते हैं लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक। जब मैं फार्मा पढ़ाऊंगा तब इसको मैंने इस बार एड कर दिया, या मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में साउंड अलाइक, जो भी कुछ फाइल्स जो सेम दिखती है या कुछ ड्रग्स इनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, इन ड्रग्स को हम सेपरेटली लासा चैम्बर होता है उसमें रखते हैं। कुछ ड्रग्स जो आती है नार्कोटिक कैटेगरीज के अंदर, तो नार्कोटिक ड्रग्स तो आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ कोई हिसाब ही नहीं है उसका। हमारे एम्स में अगर आप आओगे तो हमारे नार्कोटिक्स का आपको पता है कितने नार्कोटिक्स आते हैं, कितने जाते हैं, क्योंकि आप जेब में भर के लिए कोई नहीं पूछने वाला, कितने सारे मॉर्फिन पेंटा पड़े होगा, मिलेंगे नहीं आपको कभी भी। लेकिन अगर हम बात करें, आप एक अगर जेसीआई यानी भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, लेकिन एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ की, इन्वेंट्री कर रहा था मैं, वहां पे डेली इन्वेंट्री करना पड़ता है, और क्रस कार्ड चेकिंग करने का मेरा इन्वेंट्री था। क्रस कार्ड जानते हो, जो इमरजेंसी में हम यूज करते हैं, वो हर एक शिफ्ट में 3 बार, 3 शिफ्ट में 3 बार चेक होता था। तो मैं आया, मुझे ये इन्वेंट्री मिला, मैं चेक कर रहा उसको। सो उसमें जितनी भी मेडिसिन है वो सारी चेक करनी होती है कि 3 3 है तो 3 3 या 4 4 जो भी नंबर होना चाहिए। सो मैं ये मॉर्फ जो आपका इंटरनल जो वाला था वो देखा था कितने से काउंट करता 1 2 3, तो एक नीचे गिर गया, और नीचे गिरने से तो फूट गया। क्या करें, फेंटानिल इज मॉर्फिन, सॉरी इट्स ए नार्कोटिक ड्रग, और वहां ये रूल था कि आपको नया फेंटा लेना तो पुराने वाले का खाली एम्प्यूल रिटर्न करना होगा, विदाउट एम्प्यूल दे विल नॉट गिव यू दैट फेंटल। अब एम्प्यूल के तो टुकड़े टुकड़े हो गए, कहां से लाऊं मैं एम्प्यूल। सो वहां पे मुझे वो इतना डर लगा कि अब क्या होगा मेरा, मुझे निकाल नहीं देंगे ये जॉब से, इतना डर था। अब यहाँ जब मैं आया तो मैंने कहा ये देखो फेंटा, इतने सारे फेंटा लो, मेरी इच्छा होगी उस टाइम वाली इंचार्ज में जाके उसके मुंह पे मारो, ये ले फेंटा, कितने चाहिए, कितने फेंटा चाहिए तेरे को है। उस एक फेंटा के चक्कर में वो क्या क्या किया, ये ले फेंटा ही फेंटा। सो उनको वहां पे डबल लॉक, इट्स रूल आल्सो, आपके ये एग्जाम में एमसीक्यू भी बन सकता है, जितनी भी नार्कोटिक्स होती है वो डबल लॉक जो चेंबर है उसमें होनी चाहिए, एंड बात की शुड बी 2 डिफरेंट पर्सन के पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी दोनों चीजें एक ही तरह डाल दे, दो की है। उसका जो पर्पस है वो ये कि जब भी आप नार्कोटिक्स यूज करें तो आप 2 पर्सन के सामने यूज करें, क्योंकि 2 की होगी, एक मेरे पास है एक दूसरे के पास है, तो एक लॉक मैं खोल दूंगा लेकिन दूसरा निकलेगा तब तक ओपन नहीं होगा। सो 2 पर्सन सामने रहेंगे तब आप निकालोगे, तो वो एविडेंस रहेगा। अगर कुछ बच गया तो उसको डिस्कार्ड भी हम 2 पर्सन के सामने करना होता है, मॉर्फिन या फेंटानिल या नार्कोटिक ड्रग्स को। ऐसा नहीं बाद में आपको खा लिया हो, पी लिया होगा, इसने घर ले जाके किसी को लगा दिया होगा, मार दिया किसी को, हो सकता है पॉसिबल है, नार्कोटिक का पेशेंट चला जाएगा, सलट जाएगा। तो इसीलिए ये छोटे छोटे प्रिंसिपल जो प्राइवेट जो एनबीएच हॉस्पिटल सिखाते हैं यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, अभी आई थिंक एनबीएच के लिए हमने अप्लाई किया है, इसमें अगर मिल जाएगा तो ये स्टैंडर्ड सारे हम फॉलो करेंगे। चलो नेक्स्ट आगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाइपोकैलेमिया। जब भी बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम होगा तो पहला सिंपल सा थिंग याद रखना है, पोटेशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रीपोलराइजेशन ऑफ द, पढ़ा था, रीपोलराइजेशन ऑफ द सेल, फॉर डीपोलराइजेशन सोडियम और रीपोलराइजेशन पोटेशियम। सो अगर बॉडी में पोटेशियम का लेवल लो है, देन इफ्लेक्स ऑफ पोटेशियम जो हम पढ़ते हैं, जब लीकी चैनल से पोटेशियम आउट होगा तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, स्लो हो जाएगा, और उसकी वजह से जो कंडक्शन है वो स्लो होगा,
डिक्रीज कंडीशन आपको वहाँ देखने को मिलेगा, कंडीशन नहीं होगा वहाँ पे, और उसकी वजह से आपको यहाँ पे कुछ चीजें जो लाइक कार्डियक सिस्टम में अगर हम बात करें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो स्टडी वीक इरेगुलर पल्स बिकॉज ऑफ डिक्रीज कंडक्शन। स्टडी वीक पल्स इसको हम बोलते हैं -1 या 1 1 होता है, पल्स में तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। सो ये 0 वाली पल्स को हम क्या बोलते हैं, ये तो एब्सेंट। +1 को हम बोलते हैं थ्रेडी वीक पल्स, 2 इज द नॉर्मल, ये फुल एंड ये बाउंडिंग। सो यहाँ पे थ्रेडी वीक इरेगुलर पल्सेस आपको देखने को मिलेगा। जब आपकी पल्स प्रॉपर नहीं होगा तो उस कंडीशन में कार्डियक आउटपुट भी abnormal होगा, उससे बीपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और आपको क्या देखने को मिलेगा, वीक पेरिफेरल पल्सेस, हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन पढ़ा होगा सबने। इट इज आल्सो नोन एज postural hypotension, also known as postural hypotension. Postural hypotension or orthostatic hypotension means sudden change in position lead to decrease in blood pressure या fall in BP। position lead to fall in BP, जब ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। सो ये जो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन या पोस्चुरल हाइपोटेंशन के पेशेंट्स होते हैं, उनको एज ए नर्स आपको सिंपल सी एडवाइस देनी है कि व्हेनेवर यू आर चेंजिंग द पोजीशन, चेंज द पोजीशन वेरी स्लोली, धीरे धीरे चेंज करना है। अगर आप लाइंग डाउन पोजीशन में सोए हुए हैं तो पहले बैठ जाना है, 2 मिनट बेड पे वेट करना है, फिर उठ के मूव करना स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं उठते ही चलोगे तो गिर सकते हैं बीपी फॉल होने की वजह से। सो ये भी आप मिलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो यहाँ पे भी abnormal respiration, सेलो रेस्पिरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सेलो बताया था मैंने उसे, व्हाट इज सेलो रेस्पिरेशन, abnormal fast, इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स एन abnormal fast, बट प्रॉब्लम क्या होगी, डिक्रीज डेप्थ एंड टाइडल वॉल्यूम, डेप्थ एंड टाइडल वॉल्यूम। सो इसको हम बोलते हैं सेलो रेस्पिरेशन। डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड, जब रेस्पिरेशन कम होगा तो उस कंडीशन में ब्रीथ साउंड आपको देखने को, एयर एक्सचेंज नहीं होगा, ब्रीथ साउंड देखने को आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है, ये मूव करें। सो सर ने अभी आपका, अशोक सर ने अभी क्या सेंसरी स्टार्ट किया है, सेंसरी, और ओबीजी कितना हो गया कुछ सर ने बताया है? परफ्यूरियम पर मुझे तो नहीं पता ना, परफ्यूरियम 50% पे आता है, 70 पे आता है, मुझे क्या पता। मुझे बिल्कुल 50% पे आता है, ओके 80 पे आता है, 60 पे आता है, ठीक है, जितने पे भी आता है 60 हो गया तो अच्छा है। तो बहुत ही जल्दी सर कंप्लीट कर देंगे। उसके साथ में पीडियाट्रिक चल रहा है, पीडियाट्रिक आई थिंक 50% से ज्यादा हो गया पीडियाट्रिक। हाँ, आइरिस बेबी चल रहा है, और आइरिस होने के बाद आई थिंक एक ही बचा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो हो गया, चल रहा है। देन उसके बाद सिस्टमिक डिजीज जो है वो पेंडिंग है, बस बाकी तो हो गया सारा। हाँ, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी पढ़ना है, वही मैं पूछने वाला हूँ क्या पढ़ना है वो बचा हुआ जो। सो ऑन्कोलॉजी तो मैं इनके साथ नहीं पढ़ा सकता, नए वालों के साथ, क्योंकि इन लोगों ने ज्वाइन कर दिया। तो इस, हाँ मैं वही प्लान कर रहा हूँ, इस महीने तो मेरी अब कोई लीव है नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी लीव ले चुका हूँ। लेकिन नेक्स्ट मंथ जब भी रोस्टर भी आएगा और ऑफ मिलेगा, उस दिन हम मॉर्निंग क्लास लगाएंगे, जहाँ पे जो आपका ऑन्कोलॉजी का जो क्लासेस है आई थिंक 2 क्लास में या 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, वो कर देंगे। और स्केलेटल सर ने स्टार्ट कर दिया था, हाँ मैं स्टार्ट कर दिया था मतलब सिस्टम। तो जो भी बचा हुआ है एक बार सर से बात करेंगे कितना क्या पेंडिंग है, और अगर सर लेते तो ठीक है, नहीं तो फिर हाँ मैं कंप्लीट करा दूंगा। चले आगे नेक्स्ट। मैं तो ये पूछने वाला था, हाँ अभी उनको तो हम पढ़ लेंगे, उसके बाद और कुछ बचा है जो पुराने वाले हैं मेरी ओर से। मेरे जो सब्जेक्ट जो है आई थिंक अब तो पता होगा आपको, हाँ मैं नाम बोलता हूँ तो आप बताना क्या क्या हो गया, आप साइलेंट हो जाओ। फार्माकोलॉजी, नए वालों को नहीं, उनको अभी पढ़ाऊंगा। पुराने वाले मतलब जो लगभग 6 महीने पुराने हो गए उनकी बात कर रहा हूँ, नहीं वो फार्मा आपको, चलो अभी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है फार्मा। हाँ फार्मा के बाद ऑन्कोलॉजी हो गया, ठीक है, रिनल अभी चल रहा है, नर्वस और इमरजेंसी वो तो चल ही रहा है वैसे, उसके लिए नहीं बोलना, वो तो हो जाएगा। बाकी यही पढ़ता हूँ ना मैं तो, बाकी तो और क्या पढ़ता हूँ मैं, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी छोड़ो, उसको कुछ नहीं होगा, वो अलग है। माइक्रोबायोलॉजी सर पीडियाट्रिक कंप्लीट होने के बाद सर इस पढ़ाते हैं, सर ही कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर द पीडियाट्रिक नर्सिंग सर जो है माइक्रो पढ़ाएंगे। अगर कोई भी सर बोलता है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा, सो इसलिए भी सर का नंबर आएगा, माइक्रो पढ़ाएंगे सर। स्केलेटल सिस्टम वैसे तो सर ही पढ़ाते थे, बीच में मैंने पढ़ा दिया 2-3 बार, और अब वापस सर ने पढ़ाया है, और अगर सर नहीं पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। आई थिंक ब्लड मैंने आपको पढ़ा दिया, और बाकी तो क्या बचा जो हो गया लगभग, तो फिर मेरी तरफ से आप फ्री हो। लिम्फेटिक सिस्टम बात करता हूँ मैं अभी सर से, ठीक है। तो आपके 2 सिस्टम जो मेन स्केलेटल बचा हुआ है वो उनको मैं करा दूंगा, और कुछ जो नए आए बाद में उनको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ना है। सो जैसे ही हमारे ओबीजी कंप्लीट होगा, श्री सर जो है वो आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ाएंगे, वो स्टार्ट कर देंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अरे बातें नहीं करनी है, बिल्कुल साइलेंट रहना है, और जो भी सब्जेक्ट है ऑलरेडी डिवाइडेड है, श्री सर पहले से ही आपको साइकेट्रिक और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ा रहे हैं। आई थिंक पुराने वालों को तो उन्होंने पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ा किसी ने भी फंडामेंटल, पढ़ लिया सर से। हाँ वो सर पढ़ाएंगे, नए बेस में भी वही पढ़ाएंगे। और बाकी सर ने कार्डिक सिस्टम आई थिंक करवा दिया ऑलरेडी, रेस्पिरेटरी आपका रवि सर ने करा दिया है, सुभाष सर ने इंटीग्रेटरी करा दिया है, और बाकी अली सर ओबीजी आपको पढ़ा रहे, कम्युनिटी करवा दिया कंप्लीट ऑलरेडी, और एंडोक्राइन भी उन्होंने आई थिंक करवा दिया आपका। तो सर के पास बड़े बड़े सब्जेक्ट है, कम्युनिटी और ओबीजी में टाइम ज्यादा लगता है, सो ओबीजी होने के बाद हम आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट, सो सेम यहाँ भी न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, जब पोटेशियम कम होगा तो उस कंडीशन में मसल्स क्या रहेगी, वीक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। सो एंजाइटी, लिथार्जी, कंफ्यूजन, कोमा, स्केलेटल मसल वीकनेस, डीप टेंडन, हाइपोरिफ्लेक्सिया, जीआई सिस्टम। सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से आप देखेंगे तो पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन आता है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, सही इसमें लिखा होगा वैसे कॉन्स्टिपेशन। सो पोटेशियम का लेवल डिक्रीज होने से बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, व्हाई पेशेंट इज हैविंग कॉन्स्टिपेशन, व्हाई डिक्रीज वाटर इट इज देयर,
वाई हाइपो एक्टिव टू एब्सेंट बाउल साउंड, क्यों होगा ये? लास्ट सोडियम के साथ भी पढ़ाया था मैंने। बॉडी के अंदर पोटेशियम जो है वो कंट्रोल की अगर हम बात करें तो दो पार्ट पे कंट्रोल होता है। पोटेशियम की हम बात करें तो मेन जो कंट्रोल होता है वो दो लेवल पे कंट्रोल होता है। वन इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, या हम बोलते हैं एंट्री एंड एग्जिट। वन इज एट एंट्री लेवल एंड इज एट एग्जिट लेवल। जो पोटेशियम की एंट्री होती है वो मोस्ट ऑफ द पोटेशियम 99% जीआईटी से एंटर होता है। हम अदर कोई रूट से पोटेशियम नहीं लेते एक्सेप्ट इन डिजीज का, लाइक आईवी फ्लूइड लगा है वो वाला कंडीशन। नॉर्मली हम बात करें तो मैक्सिमम जो हमारा 99.99% जो है वो किससे आ रहा है? सीधा जो आ रहा है वो आपका ओरल रूट से आ रहा है। ओरल रूट पे यहां से हमें तो लेवल मेंटेन करना है 3.5 टू 5.1, लेकिन हम जो पोटेशियम खाते हैं वो इतना ज्यादा खाते हैं, वो बहुत हाई अमाउंट होता है। आप बनाना खाते हैं, पोटेटो खाते हैं, आप वाटर, ये क्या बोलते हैं इसको, कोकोनट वाटर पीते हैं, या और भी बहुत सारी थिंग्स है जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेशियम प्रेजेंट होता है। और अगर वो सारा का सारा पोटेशियम एब्सॉर्ब हो जाएगा तो आपकी सेल डाई हो जाएगी। इसीलिए द प्राइमरी कंट्रोल और जो मेन कंट्रोल होता है पोटेशियम का वो होता है एट एंट्री लेवल, यहां से एब्जॉर्प्शन होने। सो ये सेल एब्सॉर्ब उतना ही कराएगी जितना बॉडी को क्या है रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर उससे ज्यादा किया तो फिर बॉडी में क्या होगा? प्रॉब्लम, बहुत सीवियर ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेशियम बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। जब ये बाहर यहाँ पे एंट्री लेवल पे कंट्रोल हो गया तो ये जाएगा आपके ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर जाने के बाद जितना बॉडी ब्लड को रिक्वायर्ड है उतना रखेगा, और फिर ये किडनी के पास पहुंचेगा। किडनी उसको क्या करेगी फिर से, जो आपका नेफ्रॉन का जो एल्डोस्टेरोन के लिए जो आपका डीसीटी पार्ट है, डिस्ट्रोगोनल ट्यूब्यूल, यहाँ पे एल्डोस्टेरोन बाइंड होगा और ये एल्डोस्टेरोन इसको क्या करेगा? एग्जिट करवा देगा। तो जितना रिक्वायर्ड होता रहेगा बाकी को कंट्रोल करेगा। तो ये है लेवल 2 या प्राइम सेकेंडरी वाला जो इसका कंट्रोल है, जिसको हम बोल रहे हैं एग्जिट यहाँ पे कंट्रोल, एंड ये एंट्री लेवल पे। तो मेन वाला कौन सा है? एंट्री लेवल पे। बॉडी के अंदर क्या हो गया? लेस देन 3.5 है, हम हाइपोनेट्री में पढ़ रहे हैं, सॉरी हाइपोकैलेमिया। सो लेस देन 3.5 MEQ है। जब पोटेशियम का लेवल 3.5 से कम होगा, इन दैट सिचुएशन जीएटी क्या बोलेगा कि भाई हमें पोटेशियम की क्या है? ज्यादा एब्जॉर्प्शन करना है। पोटेशियम को क्या करना है? ज्यादा एब्जॉर्ब करना है। और अगर आपको ज्यादा एब्जॉर्प्शन करना है तो फिर किसी भी सब्सटेंस को यहाँ से एब्जॉर्ब करने के लिए उसका मूवमेंट जो है वो क्या करना पड़ेगा? आपको स्लो करना पड़ेगा। अगर फास्ट मूवमेंट होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। लाइक एक ऐसे बेल्ट लगाते हैं, यहाँ पे बेल्ट होती है एयरपोर्ट में, आपने देखा बेगेज वाली बेल्ट आती है, बेल्ट लगा दी, उसके ऊपर मैंगो रखे हुए, आपको बोला मैंगो कलेक्ट करना, बेल्ट बहुत धीरे धीरे जा रही है, तो आप आराम से सारे मैंगो क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। थोड़ी स्पीड बढ़ाई तो आप कुछ उठा पा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। फिर बहुत फास्ट कर दिया तो एक आधा आपका आ रहा है, तब तक वो 10 उधर गिर गए, होता है ऐसे फास्ट जाएगा। सो सेम थिंग कि जीटी में जब मोडलिटी ज्यादा होगा तो जो टाइम सरफेस कांटेक्ट टाइम जो है वो लेस होगा, और उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन क्या होगा? रिड्यूस, कम हो जाएगा, कम। लाइक इन केस ऑफ डायरिया, जब पेशेंट को डायरिया होता है तो जो भी ओरल ड्रग्स हम लेते हैं वो इनइफेक्टिव होती है। व्हाई? क्योंकि ड्रग्स जो है बहुत क्विकली बॉडी से आउट हो जाती है, सरफेस जो कांटेक्ट टाइम है वो बहुत कम होता है, और उसकी वजह से इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है। सेम यहाँ पे जीटी क्या करेगी? इस मूवमेंट को स्लो करेगी, उसकी वजह से पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन क्या होगा? ज्यादा। और पोटेशियम ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो हाइपोकैलेमिया ट्रीट हो जाएगा। लेकिन मोटिलिटी को डिक्रीज करने से बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डिक्रीज बाउल साउंड। क्लियर? यस, मूव करें। क्या पैरालिटिक इलियस? व्हाट इज पैरालिटिक इलियस? क्या है ये? एब्सेंस ऑफ बाउल साउंड, और वी कैन से पेरिस्टाल्सिस, सिंपल वर्ड में पेरिस्टाल्सिस का एब्सेंट होना। सो ये पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट जब एब्सेंट होता है उसको हम बोलते हैं पैरालिटिक इलियस। और ये यहाँ पे तो रीजन आपको समझ में आ गया कि पोटेशियम कम है तो उसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए पेरिस्टाल्सिस रिड्यूस हुआ है, उसकी वजह से पैरालिटिक इलियस आपको देखने को मिल रहा है। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है जब भी हम पेशेंट में एब्डोमिनल सर्जरी करते हैं या जीआई सर्जरी करते हैं, एब्डोमिनल सर्जरी या जीआई सर्जरी, तो उसके बाद में पेशेंट के अंदर बाउल साउंड जो है वो असेस हम करते हैं। बाउल साउंड सुना होगा। ये बाउल साउंड असेस करने का मेन पर्पस क्या है इसके अंदर? अगर इफ द पर्सन डज नॉट हैव बाउल साउंड फॉर मोर देन कितने घंटे, कब हम बोलेंगे कि पैरालिटिक इलियस हो गया? 14, 8 आवर्स, 48 आवर्स। पैरालिटिक इलियस की हम बात कर रहे हैं। कितने घंटे तक बाउल साउंड आपने नहीं आ रहा है, प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे कि पेशेंट इज हैविंग पैरालिटिक इलियस। नॉर्मली आफ्टर द सर्जरी 4 आवर्स के बाद बाउल साउंड प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाता है। जो आपका एनेस्थेटिक इफेक्ट है वो एंड हो जाता है, इट विल रिवर्ट द बाउल साउंड, वापस आना स्टार्ट हो जाएगा और आपका ये रिफ्लेक्सेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, और आप जो है बाउल साउंड आने के बाद लिक्विड के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं पैरालिटिक इलियस की, यानी ड्यू टू सम सर्जिकल, या तो नर्व कट गई या कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन हुआ उसकी वजह से ये मूवमेंट नहीं आ रहा है बाउल साउंड मूवमेंट, तो उसको हम कितने घंटे तक देखते रहेंगे? नहीं आया तो बोलेंगे हो गया पैरालिटिक इलियस। सो इट्स नॉट 8 आवर, इट्स 24 आवर, वन डे जो हम बात करते हैं यहाँ पे, एक दिन। अगर 24 आवर्स तक नहीं आता है तो फिर वो कंफर्म डायग्नोसिस हम क्या, कंडीशन क्या होनी चाहिए? द पर्सन शुड हैव जीआई सर्जरी और एब्डोमिनल सर्जरी। ऐसा नहीं सर्जरी तो यहाँ करी और कहीं नहीं रहा है, स्टूल नहीं आ रहा है, तो भाई यहाँ से यहाँ कनेक्शन नहीं है, ये बहुत दूर है। सो जीआई सर्जरी या एब्डोमिनल सर्जरी केसेस में हम ये देखते हैं पैरालिटिक इलियस, और इसके लिए आपको देखते रहना है, बाउल साउंड देखना है। अगर बाउल साउंड प्रेजेंट है तो हम एनपीयू जो हम बात करें, एनपीयू जानते हो? एनपीयू, या कुछ लोग इसको लिखते हैं एनबीएम, या यही होता है, नील पर ओरल और नील बाई माउथ। एनबीएम इज नील बाई माउथ, दोनों सेम है। और ये जो एनपीयू हम फिक्स करते हैं, जो एनपीयू आप डिटरमाइन करते हैं वो सर्जरी के बेसिस पे होता है। अगर माइनर सर्जरी है तो मिनिमम आपको चाहिए 4 to 6 आवर्स, एंड अगर आपका मेजर सर्जरी है तो 6 to 8 आवर्स। जो हम एनपीयू रखते हैं उसमें भी हेवी, जो हेवी डाइट है वो अवॉइड करनी होती है। जो सिर्फ लिक्विड जो है वो आप दे सकते हैं। और जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि सर्जरी जो है दिन में है, लेकिन पेशेंट को बोल देते हैं रात को मिडनाइट से कि आज से कुछ नहीं खाना है, वो बेचारा 12 बजे से अगले दिन 12 बज गई है, 12 घंटे हो गए अभी तक कुछ नहीं खाया, तो उसको मॉर्निंग में आप पानी लिक्विड डाइट दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है। 6 to 8 आवर्स का एनपीयू सफिशिएंट होता है जो आपके एस्पिरेशन रिस्क को रिड्यूस करेगा। तो उसके लिए ये देखना होता है कि जब इस एनपीयू एनपीएम को ब्रेक करना है तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको क्या देखना होता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट या बाउल साउंड, अगर ये प्रेजेंट है तो ही देंगे, अदरवाइज हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक। तो आपने सीरम पोटेशियम लेवल करेक्ट किया, पोटेशियम करेक्ट करने के लिए हम येलो ऑयल यूज करते हैं। येलो ऑयल
या फिर इसमें हम रेड वाइल दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों ही प्लेन वाइल होती है, रेड या येलो। यहाँ पे आपको स्पेसिमेन चाहिए कौन सा? सीरम स्पेसिमेन। सीरम स्पेसिमेन, ब्लड के दो पार्ट है, एक सेल और एक सीरम। तो जो सीरम है वो चाहिए होता है, जो ऊपर रहेगा, नीचे आपकी सेल डिपॉजिट हो जाएगी। बायोकेमिस्ट्री लैब में आपको इसको भेजना है, बायोकेमिस्ट्री लैब जिसमें आप इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। ईसीजी चेंजेस, सो एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है, क्या होता है इसमें? सो ईसीजी तो आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सर ने पढ़ाया है बहुत अच्छे से। पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया? क्यों? कार्डिक सिस्टम तो पढ़ा दिया ना। हाँ, लेट आए उनको तो पढ़ाएंगे, बट जो पढ़ लिया उनकी बात कर रहे हैं। जब कार्डिक सिस्टम पढ़ाया था, पढ़ाया था ना सर ने? डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा जब तक सर नहीं बोलेंगे। हाँ, सो ईसीजी कैसे होती है बताओ भी, ऐसे ही होता है? आई डोंट नो अबाउट ईसीजी। सो दिस इज द पी क्यू आर एस एंड टी। ईसीजी को पढ़ने के लिए आई थिंक 4 क्लास चाहिए होती है एक ईसीजी पूरा समझने के लिए, कि व्हाट इज नॉर्मल ईसीजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पी क्यू आर एस टी एंड कंडक्शन सिस्टम क्या है वो सारा। देन उसके बाद अबनॉर्मलिटीज हम पढ़ते हैं, लाइक विद इलेक्ट्रोलाइट्स अबनॉर्मलिटीज। देन उसके बाद जो आप अदर जो अबनॉर्मलिटीज एरिथमियाज आप पढ़ते हैं, वेरियस एरिथमियाज होते हैं वो, और जो हम हार्ट ब्लॉक या हार्ट फेलियर में पढ़ते हैं, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री मोबीज जो भी अलग अलग टाइप है, वो सारे पढ़ने के लिए आपको कितनी क्लास चाहिए? 4 क्लास। तो वो सब पढ़ेंगे। मेरे पास अभी ऑथराइजेशन नहीं है उसका, मैं अभी अपना जो बात कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। दिस पी फॉर आर्टेरियल डिपोलाइजेशन, जो आर्टरियम जो है, जो अपना एट्रियल पार्ट है वो डिपोलाइज होगा, तो आपको ये बनेगा पी। ये एक साइकिल को कंप्लीट होने में टाइम लगता है 0.8 सेकंड। सो इसमें जो एट्रियल डिपोलाइजेशन पार्ट है वो बहुत ही लेस टाइम में 0.1 सेकंड में कंप्लीट होता है, और जो वेंट्रिकुलर पार्ट है उसमें आपको लगता है 0.7 सेकंड। इसीलिए जो वेंट्रिकुलर पार्ट है वो ज्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू दिस आर्टेरियल पार्ट। सो ये फॉर दिस एट्रियल डिपोलाइजेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज फॉर वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन एंड दिस टी इज फॉर रिपोलाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। जो एट्रियल रिपोलाइजेशन होता है वो इसके पीछे होता है। जो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जब डिपोलाइज होगा, एट द सेम टाइम एट्रियल इज अंडरगोइंग रिपोलाइजेशन, एंड हमने बोला रिपोलाइजेशन पार्ट बहुत शॉर्ट होता है 0.1, और जो बड़ा पार्ट है वो ये है। तो ईसीजी मशीन इस हाई वोल्टेज करंट को डिटेक्ट कर पाती है। रिपोलाइजेशन का जो करंट एट्रियम का वो लो होता है, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती, इसलिए उसको प्रिंट नहीं करती। तो यहाँ पे 3 ही दिखते हैं, लेकिन होते कितने इवेंट है? 4। जब हम हाइपोकैलेमिया की बात करेंगे, हाइपोकैलेमिया, सो हाइपोकैलेमिया में पोटेशियम का लेवल क्या है? कम हो गया है, रिड्यूस हो गया। जब पोटेशियम का लेवल रिड्यूस होगा तो जो कंडक्शन सिस्टम है वो भी थोड़ा क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा, कंडक्शन सिस्टम भी को। अब यहाँ पे चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे जो हम बात कर रहे हैं? सो पहला चेंजेस जब हम बात करें, तो जो भी प्रॉब्लम्स आती है लेफ्ट राइट रिलेटेड, वो सारी वेंट्रिकुलर पार्ट में आती है, क्योंकि एट्रियल पार्ट अगर मेरा एट्रियम वर्क नहीं भी करे, एट्रियम का वर्क क्या है? यहाँ ब्लड को कलेक्ट करना और इसको कहाँ ट्रांसफर करना? वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर। दिस इज द वर्क ऑफ एट्रियम। बट मेन जो वर्क है वो किसका है? वेंट्रिकल्स का है, क्योंकि इनको अगेंस्ट ग्रेविटी इस ब्लड को पंप करना है। एट्रियम तो ग्रेविटी के साथ नीचे ला रहा है। अगर ये एट्रियम वर्क नहीं करे, स्टिल नॉर्मली 80% ब्लड विल मूव इनटू फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन। बिना इस एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन के भी 80% ब्लड कहाँ जाता है? वेंट्रिकल में जाता है, और 80% ब्लड इज सफिशिएंट फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द सेल और दिस आर टू। अगर ये एट्रियम काम नहीं भी करे तो भी आप जिंदा रह सकते हैं। बट प्रॉब्लम कब होगी? इन केस ऑफ वेंट्रिकल में वेसल्स ऐसे जाती है दोनों के ऊपर अपोजिट अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो यहाँ से ब्लड को इधर भेजना है ऊपर, और इधर ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको कॉन्ट्रैक्शन। सो अगर वेंट्रिकल वर्क नहीं करे तो 0% ब्लड इज पंप आउट। इधर से कितना ब्लड जाता है ऑटोमेटिकली? 80%। यहाँ से 0 जाता है, ऊपर जाएगा नहीं, और इसकी वजह से आपको कार्डियक अरेस्ट या हार्ट फेलियर आता है। ये क्वेश्चन भी है कि अगर एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल टैकीकार्डिया ऐसा कुछ भी होता है, तो आपका प्राइमरी नर्स मैनेजमेंट क्या है? आप क्या करोगे? सबसे पहले ड्रग्स दोगे या फिर शॉक दोगे या क्या करोगे? ईसीजी कर दिया, पता चल गया, अब क्या करोगे? ड्रग्स, एमिडोन कोड्रोन जो अमेरिका को ट्रीटमेंट यूज करते हैं, या फिर जो हम डीपीएफ लगाते हैं, क्या करोगे? क्वेश्चन इज एट्रियल फिब्रिलेटर या एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है, डीपीएफ करेंगे। इन केस ऑफ वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है, क्या करोगे? वीटी हो रखा है, ड्रग्स देंगे या डीपीएफ करेंगे? और ड्रग्स कब देंगे? फिर दोनों में डीपीएफ करेंगे। सो द राइट आंसर इज इन केस ऑफ एट्रियल प्रॉब्लम वी ऑलवेज गो फॉर ड्रग्स फर्स्ट, क्योंकि मैं अभी बोल रहा हूं कि एट्रियल काम नहीं करेगा तो भी 80% बढ़ाएगा, तो इसलिए उसको शॉक नहीं देते पहले कंडीशन में। हम एज ए ड्रग ऑफ चॉइस एमिड्रोन जो हम यूज करते हैं, कोड्रोन एमिड्रोन जो आती है, वो देते सबसे पहले एडिनोसिन। लेकिन जब हम वेंट्रिकुलर की बात करते हैं तो पहली चॉइस क्या है? तुरंत क्या लगाना है उसको? शॉक लगाना, नहीं तो ड्रग्स जाएगी कैसे जब ब्लड काम ही नहीं कर रहा है तो पूरा सिस्टम ही। सो इसलिए वेंट्रिकुलर प्रॉब्लम में पहले क्या देना है? डीफेब, और एट्रियल प्रॉब्लम है तो पहले ड्रग्स। वो सामने पढ़ाया होगा वो। चलो हम बात कर रहे थे यहाँ पे बॉडी में क्या हो गया? हाइपोकैलेमिया। जब हाइपोकैलेमिया होगा तो एक तो मैं बता रहा हूँ आपको सिंपल सी ट्रिक, और वो सिंपल सा ट्रिक है कि आपको आ जाना है दिस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के पास में, और ये जो सेगमेंट है, दिस इज द सेगमेंट, क्या बोलते हैं इसको? एस स्टार्ट होता है और टी स्टार्ट होता है वहां तक, ये जो सेगमेंट इसको बोलते हैं एसटी सेगमेंट। तो यहीं पे मेजर चेंजेस आता है जब हाइपोकैलेमिया की हम बात करते हैं। तो इसमें क्या हो गया? कम कम हो गया पोटेशियम। तो आपको भी इस लाइन को कहां लेके जाना है? नीचे। सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, इसको ऐसे दबाना नीचे। जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये एस बन जाएगा कुछ, ये जो स्लाइड आ रही है ऐसे हो जाएगी। सो मैं इसको नीचे को ड्रॉ करता हूं, लाइक दिस इज द क्यू आर। सो इसकी हम बात करें तो जो ये बनेगा कुछ ऐसा डाउन साइड में चला जाएगा। जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसको भी क्या करेगा? अपनी ओर पुल करेगा। जो ये क्या है? टी, टी को अपनी ओर पुल करेगा। जितना ये नीचे जाएगा उतना टी स्ट्रेट हो जाएगा। तो एक कंडीशन आएगी जब ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? फ्लिट। और ज्यादा अगर पोटेशियम कम होगा तो और नीचे पुल करेगा, उसकी वजह से टी कहां चला जाएगा? Inverted. So in case of hypokalemia, the first thing is ST segment, depression, flat और inverted T wave, flat and inverted T wave. So ये तो दो क्लासिकली आपको मिलेंगे जब हम हाइपोकैलेमिया पढ़ते हैं, inverted और flat T wave, एंड उसके साथ में ST segment depression। क्यों? क्योंकि हमने इसको नीचे दबा दिया। याद हो गया? हाइपो यानी कम, आप इसको नीचे कर दो। सेकंड थिंग, जब ये पूरा ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे बन गया है नहीं, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। सो उस कंडीशन में वैसे तो नेचुरली अगर हम बात करें ईसीजी मशीन को डबल कंडक्शन सिस्टम मिलते हैं वहां पे। जब हाइपोकैलेमिया पढ़ते हैं तो वहां पे डबल कंडक्शन सिस्टम होते हैं, और उसकी वजह से वो क्या करती है? एक और कॉम्प्लेक्स या फॉर्म करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यू वेव, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल कंडक्शन सिस्टम। सो हमारा सिंपल सा जो याद रखने का तरीका है कि यहाँ पे नहीं बना, इसलिए ईसीजी मशीन ने यहाँ बना दिया गलती से, याद रहेगा। बट रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू कंडक्शन सिस्टम इन द हार्ट इन केस ऑफ हाइपोकैलेमिया। तो ये यू वेव जो है ये क्लासिकली ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन टू सिचुएशन।
One is in case of hypokalemia, and second one is only and only in previous case of MI, previous MI. So जब भी आप किसी पेशेंट का ईसीजी करते हैं और अगर आपको यूवे प्रेजेंट मिलता है तो आप उससे पूछेंगे कि क्या आपको पहले कभी एमआई का अटैक हुआ है? अगर यस तो आपका कंफर्म हो जाएगा कि इसको हाइपोकैलेमिया नहीं हो रखा है, ये प्रीवियस एमआई का रिकॉर्ड है। अगर पेशेंट बोलता है नहीं मुझे लाइफ में कभी कुछ नहीं हुआ, देन यू विल गो फॉर इलेक्ट्रोलाइट स्टडी, आप उसका पोटेशियम लेवल देखेंगे और बॉडी में आपको क्या मिलेगा? हाइपोकैलेमिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, plate or inverted T wave and presence of prominent U wave. These are the classical presentation in ECG with hypokalemia. So ECG changes the wide PR interval. This is not much important, but उससे ज़्यादा important है ST depression and plate or inverted T wave with prominent U wave. Like this. ये बन गया, या तो ये दिख रहा है आपको। सो मोस्टली अगर ऐसा ECG है तो मैं क्या बोलूंगा इसको कि ये पेशेंट किसका हो सकता है? प्रीवियस एमआई का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वेव है ये नॉर्मल है, ना तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है और ना ही टी फ्लूइड का इन्वर्टेड है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, टी वेव इन्वर्टेड और उसके साथ यू वेव है, तो मोस्टली मैं इसको क्या बोलूंगा? हाइपोकैलेमिया। बट स्टिल बिफोर कंफर्मिंग यू शुड कंफर्म विद द प्रीवियस हिस्ट्री कि भाई पेशेंट को एमआई तो नहीं हुआ है। हो गया? याद हो गया? रटना नहीं है कुछ भी, और बाकी डिटेल ECG जो है वो आप कंडक्शन सिस्टम के साथ पढ़ेंगे, कार्डियक सिस्टम के अंदर व्हाट इज ECG एंड एवरीथिंग जो सर है वो डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, वो करें। द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट। नहीं लिखा? ECG जो है उसके कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ECG से रिलेटेड एरिथमिया जो भी होते हैं उसका एक पिक्चर कभी कभी आता है एग्जाम में, पूछते हैं क्या हो रखा है यहाँ पे, तो वो आपको आना चाहिए। कोई भी टाइप का एरिथमिया हो या हार्ट ब्लॉक के अंदर कौन सा ECG चेंजेस आता है वो याद रखना है। एक क्वेश्चन ECG के ऊपर जो आपको हार्ट रेट कैलकुलेशन होता है उसके रिलेटेड कभी कभी पूछ लेते हैं कि कैलकुलेट द हार्ट रेट ऑफ दिस पर्सन, आपको ECG दे दिया और पूछते हैं इसमें कितनी हार्ट रेट है, तो वो आपको दो मेथड होते हैं, वो दोनों आने चाहिए। और एक है इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस जो ECG में आते हैं। इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन हर बार आता है, तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा। तो ये सिंपल सी थिंग से और सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, आनी चाहिए, तीनों आना चाहिए कि हम इजीली निकाल लेंगे, कुछ भी आएगा हम कर लेंगे। यस कर लोगे? इतना स्लो, इतना रेस्पॉन्स आपका कि हाँ। अरे बहुत ईजी है ये। लाइक जब मैं 2017 में मैं जो ये एग्जाम दिया था, जो जोधपुर एम्स का पेपर, या आई थिंक मैंने भी जो 4 हॉस्पिटल वाला था, उसमें ये क्वेश्चन आया था ऐसे कि कैलकुलेट द हार्ट रेट ऑफ दिस पर्सन, एंड उस टाइम मेरा ब्रेन जो था माइंड ब्लॉक हो गया। मैं लिटरली मैं सोच रहा हूँ कि यार ये मुझे नहीं आ सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं यही तो पढ़ता रहता हूँ पूरे दिन तक। मैं जो कैलकुलेशन चीजें होती है वो ज्यादा ऐसी पढ़ता हूँ, उन पे ज्यादा फोकस करना, मतलब वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता रहता है, मैं करता रहता हूँ ऐसे। मैं यही तो मैं पढ़ के अभी तो पढ़ा था भाई, आई मुझे वो क्वेश्चन मैंने नहीं किया, छोड़ना पड़ा, मुझे आया नहीं। एंड जैसे ही मैं बाहर निकला तुरंत वो याद, आपको भी आते ही आ जाता है बाहर आते ही, तो सो पता था ये, अरे शिट। फिर भी उसका कुछ फर्क पड़ा नहीं, ज्यादा इम्पैक्ट था नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 183 तो कर दिए थे पहले ही। अब वो 17 क्वेश्चन ही बचे, उनमें से एक नहीं करूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। बट फिर भी ऐसा हो जाता है कभी कभी कि आपका माइंड ब्लॉक हो गया होता है। सर पढ़ाते हैं थॉट ब्लॉकेज साइकियाट्री के अंदर। साइकियाट्री इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस व्हिच डील विद, आगे आएगा सर, अभी तो आएगा, पता है ऊपर पर वो, फिर बाद में वो कभी नहीं आता, वो एग्जाम से बाहर जाने के बाद ही आता है। कोइंसिडेंटली अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो उससे मैच कर रहा है वो आ गया तो वो आ जाता सर, हाँ ये था, बाकी वो नहीं आता, फिर छूट जाता है वो। सो इसीलिए ये कुछ क्वेश्चंस जो याद रखने हैं आपको, जैसे ECG रिलेटेड, ड्रग कैलकुलेशन रिलेटेड, आप EDD निकालना जो ओबीजी में पढ़ते हैं, या फिर वो जीटी पीटी पता नहीं क्या होता है वो निकालना, वो सारी बेसिक चीजें सारी आपको आनी चाहिए, और वो बहुत एक नंबर लाने में आपको बहुत हेल्प करती है। चलिए आगे, मैनेजमेंट। सो ऑब्वियसली पोटेशियम बॉडी में लॉस हो रहा है, तो पहला तो हम इंटेक बढ़ा सकते हैं, दूसरा लॉस को कम कर सकते हैं। पोटेशियम का लॉस कौन करवाता है? अरे दो तो बताया मैंने, एक तो था जो आपके पास कंट्रोल में नहीं है, वो है एंट्री लेवल। एंट्री लेवल इज नॉट इन आवर कंट्रोल, जीआईटी ऑटोमेटिक कंट्रोल करेगा, लेकिन एग्जिट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। किडनी के अंदर हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स देके उसको बचा सकते हैं, पोटेशियम को जो लूज करने से रोकने वाली डायरेटिक्स, फॉर एग्जांपल स्पाइरोनोलैक्टोन, सुना होगा पहले। सो वो दे सकते हैं, जिसको हम अदर नेम में बोलते हैं वाटर पिल्स, वाटर पिल्स या स्पाइरोनोलैक्टोन, यहाँ पे आई थिंक लिखा हुआ है स्पाइरोनोलैक्टोन, या जिसको बोलते हैं वाटर पिल, व्हिच इज द पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। पोटेशियम को स्पेयर करती है, रोक करती है, लॉस होने से प्रिवेंट करती है, सो प्रिवेंट पोटेशियम लॉस। तो ये हम देंगे यहाँ पे, इससे क्या होगा? सिर्फ वाटर लॉस होगा, वाटर पिल यानी सिर्फ पानी है उसमें और कुछ नहीं, वाटर लॉस होगा बट पोटेशियम लॉस नहीं होगा, और इससे आपका बेनिफिट मिलेगा। पोटेशियम इन्फ्यूजन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, पोटेशियम इन्फ्यूजन। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम मैंने बताया थोड़ी देर पहले, इट्स हाई रिस्क ऑफ ग्रुप ड्रग, एंड इसका रीजन है बिकॉज पोटेशियम इज हाईली इरिटेंट ड्रग, हाईली इरिटेंट। आपके वेसल की जो वॉल होती है उसको सीवियरली इरिटेट करती है, और उसकी वजह से पेशेंट को जो है सीवियरली पेन देखने को मिलेगा। इनमें जब पोटेशियम जाएगा ना तो उसको फील होगा, हाँ दर्द हो रहा है, बहुत सीवियर पेन होता है। अगर आपने कभी आईवी पुश कर दिया किसी पेशेंट को तो शायद पेशेंट, हाँ बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो कभी भी नेवर गिव पोटेशियम इन आईवी पुश, कभी भी आईवी पुश पेशेंट को या सबक्यूटेनियस फॉर्म में या इंट्रामस्कुलर फॉर्म में नहीं देना है। अगर लगा दिया इधर तो हाथ ऐसे नहीं करेगा, वो बाद में ये पूरा यहाँ से स्वेल हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा यहाँ से, वो हाईली इरिटेंट ड्रग ऐसी है कि बहुत ज्यादा इरिटेशन करेगा। अगर बटक्स पे लगा दिया तो पेशेंट का हाथ ऐसे हो जाएगा और वो आपको गले निकाल रहा होगा। तो इसीलिए पोटेशियम कभी भी आईएम सबक्यूटेनियस और आईवी पुश, आईवी पुश का मतलब समझ रहे, डायरेक्ट लोड किया और उसको पुश कर दिया। एक होता है आईवी इन्फ्यूजन, वो हम डाइल्यूट करके वो दे सकते हैं डाइल्यूशन में, डायरेक्ट पुश नहीं करना है, नहीं तो पेशेंट गया फिर। नेक्स्ट इन्फ्यूजन जो देंगे उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम यहाँ पे बात करें। तो पहला क्वेश्चन, हाँ ये तो हो गया, नेवर गिवन बाय आईवी पुश आईएम और सबक्यूटेनियस रूट। तो कितना डाइल्यूशन जो है वो अलाउड है कि आप इतना मिलाएंगे 1 ml में, तो आप दे सकते हैं कितना मिनिमम, कितना या नॉर्मल स्टैंडर्ड डाइल्यूशन क्या है पोटेशियम का? है 1 मिलीग्राम पर
10 ml। सो इसको हम बोलते हैं 1:10 रेसो जो है वो क्या है 1:, पोटेशियम को मेजर करते हैं एमईक्यू पर लीटर में, एमईक्यू पर लीटर में। सो आपका जो रेसो रहेगा स्टैंडर्ड रेसो दैट शुड बी 1:10। इससे पेशेंट को ना तो ज्यादा पेन होगा ना कोई सीवियर कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस आपको मिलेंगे। सो इफ IV administered potassium dilution of no more than 1 MEQ per 10 ml, इससे ज्यादा डाइल्यूशन कभी भी अलाउड नहीं है। इससे ज्यादा किया तो फिर सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो सकते हैं। कभी कभी कुछ कंडीशंस, कुछ पेशेंट्स, कुछ स्टेट ऐसी आती है जहां पे सीवियर पोटेशियम की डेफिशिएंसी है और उसको करेक्ट करने के लिए हमें इससे ज्यादा डाइल्यूशन भी देना हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल वी रिक्वायर्ड मोर देन दिस डाइल्यूशन, तो वो भी हम कर सकते हैं, बट वहां पे आपको रिस्क रहेगी पेशेंट में। सो आप कार्डियक मॉनिटर लगाएंगे पेशेंट को पहले, तो विदाउट कार्डियक मॉनिटर कभी भी हम पेशेंट में ये स्टार्ट नहीं करेंगे। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो अलाउड है कि 10 ml में मैक्सिमम, सॉरी दिस जो पोटेशियम की हम बात करें 1 मिलीग्राम पर 10 ml जो डाइल्यूशन आपने बनाया, इसको इन्फ्यूजन की बात करें उसमें कितना अलाउड होगा। जैसे आपने बना दिया 100 ml का आपने बना दिया, इसमें कितना मिलाओगे 10, ये हो गया 1:10। अब इसकी रेट, सॉरी मैंने जो बोला इन्फ्यूजन बनाने का नहीं है, रेट की बात कर रहा हूं मैं। स्टार्ट करना है आपको तो पर मिनट या पर हावर या पर डे की हम बात करें 1 by 1, तो पहले पर मिनट के हिसाब से तो कितना इन्फ्यूजन रेट हम स्टार्ट करेंगे, पेशेंट को कितना आप दे सकते हैं। जो रिकमेंडेड इन्फ्यूजन रेट है यहाँ पे 10 MEQ पर आवर। सो यहाँ पे जो पोटेशियम है ये डायरेक्टली आपके कंडक्शन सिस्टम को अफेक्ट करता है। अगर आपने सडनली ब्लड में इसका लेवल इंक्रीज किया, सडन इंक्रीज, तो उस कंडीशन में पेशेंट को सीवियर एरिथमिया देखने को मिलता है, सीवियर एरिथमिया। और पेशेंट की क्या हो सकती है, कार्डियक फेलियर होने से डेथ भी हो सकती है अगर बहुत फास्ट आपने इन्फ्यूज कर दिया। सो इसीलिए एक स्टैंडर्ड ये लिखिए आपने, एक्सटेंडेड रिकमेंडेड रेट है वो है 10 मिलीकुलेंट पर आवर, उससे ज्यादा नहीं देना है। इन सम केसेस जो हम बात करेंगे अभी वहां तक हम 20 तक जा सकते हैं, बट वो सीवियर केसेस में ही देना है और वहां पे कार्डियक मॉनिटरिंग के बिना हम नहीं जाते हैं। तो ये हो गया, इसको हटा दें। रिकमेंडेड इन्फ्यूजन रेट इज मैक्सिमम कितना है 5 to 10 MEQ पर आवर, इससे ज्यादा हम नहीं देते हैं। लेकिन कुछ केसेस जहां पे बहुत सीवियर पोटेशियम डेफिशिएंसी है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, पोटेशियम दे सकते हैं इससे ज्यादा 20 MEQ पर आवर तक। बट इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, कार्डियक मॉनिटरिंग मस्ट है। विदाउट कार्डियक मॉनिटर इतना सीवियर, इतना हाई लेवल ऑफ पोटेशियम हम नहीं दे सकते। सो 20 MEQ पर आवर, दिस इज द लास्ट रेंज, नेवर एक्सीड 20 MEQ पर आवर अंडर एनी सर्कमस्टेंस। अगर पेशेंट मर भी रहा है तो कोई बात नहीं, पर इससे ज्यादा हम नहीं देंगे, नहीं तो इससे ज्यादा देने से वैसे उसकी कार्डियक फेलियर से डेथ हो जाएगी। यस, if client receiving more than 10 MEQ per hour, be placed on a cardiac monitor and monitored for cardiac changes. So यहाँ पे आपको हाइपरकैलेमिया के चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। पोटेशियम इन्फ्यूजन कैन कॉज phlebitis, phlebitis is an inflammation of vein, inflammation of vein, inflammation of vein। और ये होने का रीजन क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला है ये इरिटेंट ड्रग है और आपकी वेन को इरिटेट करेगी तो उससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलेगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन, phlebitis, दो कंडीशन पढ़ते हैं, phlebitis एंड दूसरा इन्फिल्ट्रेशन। दोनों में लगभग सिमिलर थिंग्स आपको मिलती है, स्वेलिंग दोनों में होगा, पेन दोनों में होगा जो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मेजर जो डिफरेंस आता है वो आता है टेंपरेचर का। इन केस ऑफ phlebitis इट इज इन्फ्लेमेशन, सो टेंपरेचर विल इंक्रीज, एंड इन केस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन टिश्यू के अंदर फ्लूइड भर गया और वो वहां पे टेंपरेचर को रिड्यूस करेगा, सो कोल्ड आपको वहां पे फील होगा। बस ये डिफरेंस एग्जाम में आपके आंसर्स को चेंज करता है, तो ध्यान से पढ़ना है क्या लिखा हुआ है। क्लियर, पोटेशियम इन्फ्यूजन। सो फर्स्ट थिंग जो आपका रेशो रहेगा वो बनाना है आपको, डाइल्यूशन इज 1:10, इससे ज्यादा हम नहीं बनाएंगे कोई भी कंडीशन में। देन सेकंड थिंग आता है रेट ऑफ इन्फ्यूजन। सो रेट ऑफ इन्फ्यूजन इज नॉर्मली 5 to 10 MEQ पर आवर। अगर आपको इससे ज्यादा देना है तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, 20, बट उसके लिए कंडीशन क्या रखी हुई है कि आपको पेशेंट में क्या करना पड़ेगा, कार्डियक मॉनिटरिंग। आईवी पुश डायरेक्टली कभी पेशेंट को नहीं करना है, नहीं तो पेशेंट को क्या हो सकता है, कार्डियक फेलियर, कार्डियक एरिथमियास की वजह से। क्लियर, वो करें। नेक्स्ट लिखो, क्लियर है ये पोटेशियम। हाइपरकैलेमिया जो है इसके बाद बचा हुआ है अभी तो, देन उसके बाद कुछ और इलेक्ट्रोलाइट्स है लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम और फॉस्फेट, तीन बचे हुए। देख लिया। सो इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट इसका और जो हाइपरकैलेमिया है वो हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद, तब तक आप लिख लें।